नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में अपन जो SCMP का आपका चैप्टर 5 है डिसीजन मेकिंग, इसका डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम इस चैप्टर का 20 मार्क्स का वेटेज रहता है और इसमें लगभग जो टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल टॉपिक ज़्यादा है, थियरी बिल्कुल कम है इस चैप्टर की। अब इस चैप्टर में डिसीजन मेकिंग में अपन डिसीजन मेकिंग करना सीखेंगे। और कौन सी डिसीजन मेकिंग? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करना सीखेंगे। जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है उसके लिए आपके कोर्स में अलग से सब्जेक्ट है SFM। यहाँ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग देखेंगे। डिसीजन मेकिंग देखो, आपको कभी ना कभी लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं। और डिसीजन क्या होते हैं? डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं। करंट सिचुएशन को देख के अपन फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लो आपने 10th पास की थी, उसके बाद आपने डिसीजन लिया था कि आपको कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है या आपको आर्ट्स लेनी है। क्या देखा था आपने? करंट नॉलेज देखी थी अपनी, आपका किस में इंटरेस्ट वगैरह है, आपकी कैपेसिटी वगैरह क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन ली थी। ऐसे आप मान लो CA बन जाओगे, तो CA बनने के बाद आप डिसीजन लोगे कि आपको प्रैक्टिस में जाना चाहिए या जॉब में जाना चाहिए या फर्दर स्टडीज करनी चाहिए या टीचिंग में जाना चाहिए। तो आप करंट सिचुएशन देखोगे कि आपके करंट में इंटरेस्ट किसका है, करंट में आपको नॉलेज किस में है। ये सब देख के आप फ्यूचर के लिए क्या करते हो? डिसीजन लेते हो। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, करंट सिचुएशन के बेस पे। कोस्टिंग में जो अपन डिसीजन मेकिंग करेंगे ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब डिसीजन मेकिंग चैप्टर में जो जो टॉपिक्स है अपने वो देख लेते हैं। एक आएगा इसमें CVP एनालिसिस का बेसिक, उसके बाद अपन CVP एनालिसिस का एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब CVP एनालिसिस को यूज करके किस तरह से डिसीजन मेकिंग की जाती है वो अपन देखेंगे। टोटल 6 तरह की आपको डिसीजन मेकिंग यहाँ बता रखी है। एक मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, एक सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, एक स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन, एक प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, एक मेक और बाई या आउटसोर्सिंग डिसीजन और एक कीप और ड्रॉप और कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू डिसीजन। इसके अलावा अपन देखेंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में CVP एनालिसिस को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी अपन सीखेंगे। और लास्ट में देखेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले CVP एनालिसिस में कुछ बेसिक देखते हैं। बेसिक में सबसे पहले देखने अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग करने के लिए अपन को अलग अलग तरह की कॉस्ट की नॉलेज होना जरूरी है। अब वो कौन कौन सी होती है वो एक बार अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है और जो आपके फ्यूचर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, अब आपके फ्यूचर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी, ये होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे मान लो आप CA बन गए, CA बनने के लिए आपकी कोचिंग की फीस लगी, आपकी ITT GMCS वगैरह की फीस लगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह की फीस लगी। ये सब कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट है। कैसे? अब मान लो आप डिसीजन लोगे कि आप प्रैक्टिस में जाओ या जॉब में जाओगे, तो ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी। अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे तो भी लग चुकी, अगर आप जॉब में जाते हो तो भी लग चुकी। तो ये कॉस्ट क्या मानी जाएंगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट। उस डिसीजन को लेने के लिए क्या मानी जाएंगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है संक कॉस्ट और एक कमिटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट ऐसी जो ऑलरेडी इनकर्ड भी हो चुकी है और पे भी कर चुकी है, जो ऑलरेडी इनकर्ड भी हो चुकी है और पे भी कर चुकी है, ये होती है संक कॉस्ट। मान लो आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए रिसर्च करवाई, रिसर्च का आपने पेमेंट भी कर दिया, रिसर्च भी करवा ली, तो क्या है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में पूरी CA फाइनल की पूरी कॉस्टिंग में क्या होती है? इररिलेवेंट होती है। पूरी डिसीजन मेकिंग में क्या होती है? इररिलेवेंट होती है। और ऐसा मान लो पूरी कॉस्टिंग में क्या होती है? इररिलेवेंट होती है। दूसरी कमिटेड कॉस्ट, जो इनकर्ड तो हो चुकी लेकिन उसका अभी पेमेंट बकाया है, अभी पेमेंट पेंडिंग है। इनकर्ड तो हो चुकी, अब पेमेंट आपको करना है, पेमेंट अभी पेंडिंग है। ये भी क्या होती है? कमिटेड कॉस्ट भी डिसीजन मेकिंग में इररिलेवेंट होती है। मतलब ऐसा मान लो पूरी कॉस्टिंग में क्या होती है? इररिलेवेंट होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं संक कॉस्ट के? मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जो रिसर्च कॉस्ट होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, ऑलरेडी इनकर्ड, ऑलरेडी आप लगा चुके तो ही यहाँ कवर्ड होगी। मान लो रिसर्च कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में टू बी इनकर्ड है, तो वो संक कॉस्ट नहीं होगी। टू बी इनकर्ड संक कॉस्ट नहीं होती, ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है। ऑलरेडी इनकर्ड होना जरूरी है, ऑलरेडी इनकर्ड होना जरूरी है। ऑलरेडी वो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है और आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है और आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी, तो ही किस में आएगी? संक कॉस्ट की या कमिटेड कॉस्ट की कैटेगरी में आएगी या हिस्टोरिकल कॉस्ट की कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा असेट्स की जो बुक वैल्यू होती है, असेट्स की बुक वैल्यू भी क्या मानी जाती है कॉस्टिंग में? हिस्टोरिकल कॉस्ट या संक कॉस्ट मानी जाती है। इसके बाद आपने देखी थी एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आपके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव थे, आपने उनको रिजेक्ट करके कोई एक अल्टरनेटिव चूज किया, तो उनको जो रिजेक्ट करने से आपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉरगो किया, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉरगो किया, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैक्सिमम क्या बोला मैंने? कंट्रीब्यूशन। ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो उन अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करके जो आपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉरगो किया वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, ये एक नोशनल कॉस्ट होती है। एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती कि एक्चुअल में आपको कोई पैसा लगा, एक्चुअल में पैसा नहीं लगा इसमें, ये एक नोशनल कॉस्ट होती है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में क्या होती है? रेलिवेंट। ऐसा मान लो पूरी कॉस्टिंग में, CA फाइनल पूरी SCMP में क्या है? ये रेलिवेंट। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है तो उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन में आपको कोई संक कॉस्ट दे रखी है तो आप उसको इग्नोर करना, कुछ भी नहीं होगा उसका। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या होगा? कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इसको मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया था। मान लो आपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, अगर आप बिजनेस नहीं करते तो ये 5 लाख रुपीज आप बैंक में जमा करवा देते या बैंक में FD करवा देते या किसी को लोन देते और आपको 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलता। तो बिजनेस करने के चक्कर में आपने क्या कर दिया? इंटरेस्ट फॉरगो कर दिया, इंटरेस्ट की इनकम फॉरगो कर दी। कितनी? 5 लाख इंटू 10%, 50,000 पर एनम की आपने इंटरेस्ट की इनकम फॉरगो कर दी। तो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 50,000 रुपीज। ये कोई रियल कॉस्ट नहीं है, ये एक नोशनल कॉस्ट है। बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? 50,000 रुपीज। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया आपको कि आप मान लो CA बन गए, 3 ऑफर आए आपके पास, बिग 4 का 9 लाख का, MNC का 10 लाख का और गवर्नमेंट कंपनी का 7 लाख का। अब आप चाहते हो कि प्रैक्टिस कर लें,
प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपके पास 3 अल्टरनेटिव है, इनको रिजेक्ट करके मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन फॉरगो किया, बताओ कितना किया? 10 लाख फॉरगो किया, तो प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 10 लाख। तीनों का टोटल मत कर देना, ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि तीनों कंपनी ज्वाइन कर लोगे, तीनों में से कोई एक ही ज्वाइन कर पाओगे, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना फॉरगो किया? MNC वाला 10 लाख वाला, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी प्रैक्टिस करने की? 10 लाख। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप मार्कर बनाते हो, मार्कर से कंट्रीब्यूशन होता है 15,000 का, आपके पास एक न्यू ऑफर आया पेन बनाने का, और पेन बनाने का जो ऑफर आया उससे आपको कंट्रीब्यूशन होगा मान लो 11,000 का, लेकिन इसमें दे रखा है पेन बनाने के लिए आपको मार्कर को बंद करना पड़ेगा, मार्कर को बंद करना पड़ेगा, अगर उस ऑफर को पूरा करना है तो मार्कर को बंद करना पड़ेगा। तो बताओ पेन बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? पेन बनाते हो तो मार्कर को बंद करना पड़ेगा और 15,000 का आपका कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, तो पेन बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 15,000 रुपीज़। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिया, आप तीन में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, इन तीनों में से कोई सा भी एक बना सकते हो। तीनों का कंट्रीब्यूशन बता रखा आपको, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए का 20,000, बी का 18,000 और सी का 25,000। तो बताओ प्रोडक्ट अगर ए को बनाते हो तो आपको बी और सी को फॉरगो करना पड़ेगा, बी और सी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो बी और सी को रिजेक्ट करोगे तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना फॉरगो होगा? 18 और 25 हायर 25,000। बी बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बी बनाते हो आप प्रोडक्ट बी तो ए और सी को फॉरगो करना पड़ेगा, और ए और सी को फॉरगो करोगे तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना फॉरगो हो जाएगा? 25,000 का। अगर सी बनाते हो तो आपको ए और बी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ए और बी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो सी बनाते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 20,000, 20 और 18 हायर 20,000। ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग में कोई ना कोई ट्रीटमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग क्या पूरी कॉस्ट में कोई ना कोई ट्रीटमेंट होता है। एक चैप्टर आएगा अपना ट्रांसफर प्राइसिंग, वहाँ तो पूरा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पे चलेगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है? ये भी टू बी इनकर्ड, अभी ये इनकर्ड होगी, अभी इसमें पेमेंट जाएगा, अभी इनकर्ड नहीं हुई आपकी, कोई कॉस्ट है जो अभी इनकर्ड होगी जिसमें पेमेंट जाएगा, टू बी इनकर्ड, जो इनकर्ड होगी और उसमें पेमेंट जाएगा वो होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। और ये डिसीजन मेकिंग में या पूरी कॉस्टिंग में क्या होती है? रिलीवेंट होती है। टू बी इनकर्ड, अभी ये इनकर्ड होगी, अभी इनकर्ड होगी। मान लो आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर आया, स्पेशल ऑर्डर आया, उसके लिए आपको एक 10,000 रुपीज़ का इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, तो 10,000 रुपीज़ क्या है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होगी? डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट हो जाएगी। मान लो आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर आया, आपको एक एडिशनल सुपरवाइजर रखना पड़ेगा 20,000 का, एडिशनल सुपरवाइजर रखना पड़ेगा 20,000 का, तो 20,000 क्या होगी? टू बी इनकर्ड, तो क्या है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। और ये डिसीजन मेकिंग में और पूरी कॉस्टिंग में क्या होगी? रेलिवेंट। इसका क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा, इसको इग्नोर नहीं करेंगे अपन। और अगली कॉस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड। मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट बोल दो या फिक्स ओवरहेड बोल दो, एक ही बात है, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू फिक्स ओवरहेड। अब फिक्स कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं अलोकेटेड, रिकवर्ड, अब्जॉर्ब्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग। अलोकेटेड बोल दो, रिकवर्ड बोल दो, अब्जॉर्ब्ड बोल दो, एडेड बोल दो, कॉमन बोल दो, एग्जिस्टिंग बोल दो। अगर क्वेश्चन में कौन सा दे रखा है फिक्स कॉस्ट? अलोकेटेड, रिकवर्ड, अब्जॉर्ब्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग। क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड के साथ कहीं पे भी वर्ड लिखा हुआ है अलोकेटेड, रिकवर्ड, अब्जॉर्ब्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग, पूरी डिसीजन मेकिंग में ऐसा मान लो पूरी कॉस्टिंग में क्या है वो इररेलेवेंट रहेगी। डिसीजन मेकिंग टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे सब जगह क्या होगी? इररेलेवेंट होगी, लेकिन दो जगह काम की रहेगी, दो जगह डिसीजन में काम की रहेगी। एक तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, एक अपना जो प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर है उसमें एक मेथड है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट के बेस पे आप प्राइसिंग करते हो, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकालते हो। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या करते हो? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या आरओआई, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या आरओआई करते हो। तो इस टोटल कॉस्ट पे अपन टोटल फिक्स कॉस्ट लेते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। तब टोटल फिक्स कॉस्ट लेते हैं, चाहे वो अलोकेटेड वाली हो चाहे एडिशनल वाली हो, कैसे भी हो अपन टोटल लेते हैं तब। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में ये काम की होती है। दूसरा, अगर आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो अपन कैसे करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, तब भी अपन क्या करते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में भी ये काम की रहेगी और एक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में भी ये काम की रहेगी। बाकी सब जगह क्या है? ये इररेलेवेंट रहेगी। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में काम की रहती है और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में काम की रहती है। तो नेट प्रॉफिट निकालने में या सेलिंग प्राइस वगैरह निकालने में या कॉस्ट वगैरह निकालने में काम आती है बस, और कहीं पे भी ये काम नहीं आएगी। दूसरी कैटेगरी क्या है? एडिशनल इंक्रीमेंटल अवॉइडेबल स्पेसिफिक ट्रेसेबल। एडिशनल इंक्रीमेंटल अवॉइडेबल स्पेसिफिक ट्रेसेबल ये डिसीजन मेकिंग में हमेशा क्या होगी? रेलिवेंट, हमेशा डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट होगी। क्वेश्चन में अगर आपको एडिशनल इंक्रीमेंटल अवॉइडेबल स्पेसिफिक ट्रेसेबल दे रखी है तो इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा पूरी कॉस्टिंग में। डिसीजन मेकिंग क्या? पूरी कॉस्टिंग जो आपकी एससीएमपी है, पूरी एससीएमपी में इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा। अब क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्या है? तो देखो वो लिख के दे देगा कि ये अलोकेटेड है, रिकवर्ड है, या एडिशनल वगैरह है, या तो लिख के दे देगा, या आपको लाइन पढ़ के, क्वेश्चन की लाइन पढ़ के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये अलोकेटेड वाली है या एडिशनल वाली है, फिक्स कॉस्ट टू बी इनकर्ड वाली है या अलोकेटेड वाली है, ये आपको लाइन पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर समझ भी नहीं पा रहे तो पता ही नहीं चल पा रहा कि अलोकेटेड वाली एडिशनल वाली, कुछ पता नहीं चल पा रहा तो क्या मानना है आपको? फिर अपन मान लेंगे अलोकेटेड वाली। क्या मान लेंगे उसको? अलोकेटेड वाली मान लेंगे। खाली फिक्स कॉस्ट लिख रखा है, पता नहीं चल पा रहा क्वेश्चन में कि ये अलोकेटेड वाली है एडिशनल वाली है, तो फिर अपन उसको क्या मान लेते हैं? अलोकेटेड मान लेते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था। मान लो आपकी सीए चल रही है और सीए पे आपने फिक्स कॉस्ट लगा दी, कोचिंग की फीस लगा दी 1 लाख रुपीज़ की। आपने देखा कि सीएस का कोर्स भी सेम है, तो सीएस करने की प्लानिंग करी, तो सीएस स्टार्ट कर दिया, आपको अलग से कोई कोचिंग लेनी नहीं पड़ी। तो आपने क्या किया? सीए पे जो 1 लाख की कोचिंग फीस थी
फिक्स कॉस्ट थी आपकी, उसको सीए में 50,000 एलोकेट कर दिया और 50,000 सीएस में एलोकेट कर दिया। अब सीएस का डिसीजन लेने के लिए 50,000 क्या है, इररेलीवेंट है, क्योंकि अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, आपने सीए वाली उठा के डाल दी, अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है तो ये इररेलीवेंट है। सीएस का डिसीजन लोगे कि करें या ना करें तो उसके लिए क्या है, ये इररेलीवेंट है। दूसरा एक और एग्जांपल इसमें कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा कि सीएस कर तो लेंगे लेकिन एक सब्जेक्ट की एडिशनल कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो एडिशनल कोचिंग फीस लग जाएगी 20,000 की। तो आपने क्या किया, टोटल कोचिंग फीस हो गई आपकी 1 लाख सीए की लग गई थी, 20,000 की एडिशनल सीएस के कारण लगेगी, तो टोटल 120 हो गई, 1,20,000, 60,000 सीए में लोकेट कर दी, 60,000 सीएस में लोकेट कर दी। अब सीएस के कारण एक्स्ट्रा जो लग रही है कितनी है, 20,000 तो एडिशनल है, ये तो रेलिवेंट हो गई। और जो 40,000 आपने सीए वाली एलोकेट की है, जो आपकी पहले भी लग रही थी, चाहे सीएस करो चाहे ना करो, पहले भी लग रही थी, वो क्या है, इररेलीवेंट, वो है इररेलीवेंट। तो अलोकेटेड, रिकवर्ड, अब्जॉर्ब्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग एक तरीके से क्या होती है, संक नेचर की होती है, संक नेचर की। अब ये डेप्रिसिएशन होता है, कुछ लोग पूछते हैं डेप्रिसिएशन कौन सी कैटेगरी में आता है। डेप्रिसिएशन क्या माना जाता है, अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, अलोकेटेड या रिकवर्ड फिक्स कॉस्ट माना जाता है। ये भी क्या होता है, इररिलेवेंट होता है कोस्टिंग में। लेकिन कहाँ काम आता है, अगर आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग दे रखी है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकाल के आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो काम आ जाता है। या नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अपन क्या करते हैं, सभी खर्चों में से इसको लेस करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट में इसको भी लेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को भी। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में काम आ जाता है, नेट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेशन में ये काम आता है। बाकी डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में क्या होती है, संक नेचर की कॉस्ट होती है, क्योंकि वो क्या मानी जाती है, अलोकेटेड। डेप्रिसिएशन क्या माना जाता है, अलोकेटेड। एक और एग्जांपल याद है, आप मान लो अभी प्रोडक्ट ए बनाते हो, फिक्स कॉस्ट आपका जाता है, फैक्ट्री का रेंट जाता है 10 लाख, खाली प्रोडक्ट ए बनाते हो। अब आपने देखा कि प्रोडक्ट बी का आपके पास ऑफर आया, तो प्रोडक्ट बी का आप ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने क्या किया, जो 10 लाख की फिक्स कॉस्ट थी आपका फैक्ट्री का रेंट था, 5 लाख ए में एलोकेट कर दिया, 5 लाख बी में एलोकेट कर दिया। अब जो 5 लाख बी में एलोकेट किया फिक्स कॉस्ट, ये बी का डिसीजन लेने के लिए, प्रोडक्ट बी का डिसीजन लेने के लिए क्या है, इररिलेवेंट है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बी नहीं भी बनाओगे तो भी आपका फैक्ट्री का रेंट क्या लगेगा, फिक्स जो कॉस्ट लग रही है आपकी 10 लाख की लगेगी, तो ये क्या है, इररिलेवेंट है। मान लो आपने देखा कि प्रोडक्ट बी का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके कारण एडिशनल फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख और लगेगी, 1 लाख से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, 10 लाख की जगह 11 लाख हो जाएगी। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट ए में 5 लाख एलोकेट कर दिया और प्रोडक्ट बी में 6 लाख एलोकेट कर दिया। तो एडिशनल कितनी लग रही है प्रोडक्ट बी के कारण, 1 लाख की लग रही है। तो 1 लाख तो क्या है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, ये तो डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट होगी प्रोडक्ट बी का डिसीजन लेने के लिए। और 5 लाख क्या है, जो आपने प्रोडक्ट ए वाली एलोकेट की है, ये इररिलेवेंट, ये क्या है, इररिलेवेंट है, ये इररिलेवेंट है। अपने यहाँ तक अपन ने इसमें देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था मार्जिनल कॉस्ट शीट। मार्जिनल कॉस्ट शीट, अगर कॉस्टिंग में कोई भी आपका P&L अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आ जाए या प्रॉफिट निकालने का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करनी होती है, मार्जिनल कॉस्ट शीट बनानी होती है। मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, सेल्स ले लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं, आपका जाता है कंट्रीब्यूशन, या तो पर यूनिट निकाल लो, फिर पर यूनिट को टोटल में कर दो, या टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, इसमें से अपन लेस कर देते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं, आपका आ जाता है प्रॉफिट। और इसी तरह से आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कॉस्टिंग में, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। अगर आप किसी और तरीके से निकालोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलते कॉस्टिंग में। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये आपका आ जाता है प्रॉफिट। फिर अपन ने कुछ जनरल फॉर्मूले देखे थे इस टेक्निक के, सीवीपी एनालिसिस के लिए अपन ने कुछ जनरल फॉर्मूले देखे थे। सीवीपी एनालिसिस को अपन एक मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो सीवीपी एनालिसिस के फॉर्मूले देखा था। सबसे पहले देखा था कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो सेल्स आपकी वो वेरिएबल कॉस्ट से कितना एक्सेस है, सेल्स आपकी वेरिएबल कॉस्ट से कितना एक्सेस है, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या करता है, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में और प्रॉफिट को अर्न करने में कंट्रीब्यूट करता है। फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में और प्रॉफिट को अर्न करने में कंट्रीब्यूट करता है, इस कारण इसका नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन नाम। कंट्रीब्यूशन निकलता कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या तो या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दो, या तो या फिक्स कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड कर दो, आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन। दोनों तरीके से आ जाता है कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा, कभी कोई जनरल क्वेश्चन आ जाता है कोस्टिंग में, सीए फाइनल की कोस्टिंग में, एससीएमपी में कोई भी जनरल क्वेश्चन आ जाता है। जनरल क्वेश्चन में आपको पता नहीं चल पा रहा कि क्या करें, कौन सा डिसीजन मेकिंग लगाएं, क्या करें, तो उसका आंसर कैसे सोल्व होता है, कंट्रीब्यूशन निकाल के। क्या निकाल के सोल्व होता है, कंट्रीब्यूशन निकाल के। आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है और कंट्रीब्यूशन के बेस पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। कंट्रीब्यूशन के बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करें। तो कभी भी कोई जनरल क्वेश्चन आ जाए, क्या निकालना पड़ेगा आपको, उन सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। अपने काफी सारे क्वेश्चन क्लास में किए थे जो जनरल क्वेश्चन थे। जनरल क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन के बेस पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। दूसरा देखा था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन आपके सेल्स का कितना परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है। निकलता कैसे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100, या तो ऐसा कर दो, या टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। इस अकॉर्डिंग आप रेशियो निकाल सकते हैं। फिर अपन ने देखा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये सेल्स ही है एक तरीके से। क्या है, सेल्स का वो लेवल है, सेल्स का वो पॉइंट है जहां आपका टोटल प्रॉफिट जीरो हो जाता है, मतलब टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट की इक्वल हो जाती है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। सेल्स का वो लेवल है जहां आपका टोटल प्रॉफिट जीरो हो जाए, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स कितनी करो ताकि आपका प्रॉफिट जीरो हो जाए, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब सेल्स का वो लेवल जहां आपकी टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, अपने आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो। या आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए, या आपका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, अपने आप आपका प्रॉफिट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट।
यूनिट्स में कैसे निकालते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वैल्यू में कैसे निकालते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। अब वैल्यू में निकालने का तरीका है, सेल्स की जो वैल्यू है ब्रेक इवन पॉइंट की निकालने का एक दूसरा तरीका है, पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल लो, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गया इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इनटू कर दो, आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में आ जाएगा। अब एक होता है एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देखो अगर आप नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट या एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट कोई सा भी फॉलो करते हो सेम आंसर आता है, लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन अलग होती है। एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट में अपन क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट लेते हैं एबीसी वाली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाली फिक्स कॉस्ट लेते हैं, एबीसी वाली जो अनएनालाइज है, जो भी अनएनालाइज है वो फिक्स कॉस्ट लेते हैं, प्लस करते हैं सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉस्ट। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, फिक्स कॉस्ट कौन से लेते हैं, अनएनालाइज वाली, प्लस करते हैं सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉस्ट, डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, डिवाइड कैसे कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आपका आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब जैसे इसका भी एक एग्जांपल लो, देखो मान लो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो है 10 लाख की, और फिक्स कॉस्ट एबीसी वाली जो है या अनएनालाइज, फिक्स कॉस्ट एबीसी लिखेगा या तो, या अनएनालाइज वो है आपकी 8 लाख, ऐसा मान लो। तो उसके अकॉर्डिंग करोगे आप जनरल जो नॉर्मल फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, तो फिक्स कॉस्ट आप कौन सी लोगे, 10 लाख लोगे, 10 लाख डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दोगे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट फॉलो करोगे तो क्या करोगे आप, फिक्स कॉस्ट लेगो कौन से लोगे, 8 लाख लोगे, 8 लाख लोगे प्लस क्या करोगे, सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स। अब ये कितनी आएगी, सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स, ये दोनों मिला के आ जाएंगे 2 लाख। बस ये प्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट एबीसी वाली दिखाएंगे, सेटअप कॉस्ट थोड़ी अलग दिखा देंगे और इंजीनियरिंग कॉस्ट अलग दिखा देंगे। बाकी ऊपर टोटल क्या रहेगा, ऊपर का टोटल 10 लाख ही रहेगा, ऊपर का टोटल जो टोटल फिक्स कॉस्ट अभी आ रही है यही रहेगा, और डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ये होता है एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट। आप बोलोगे इस तरह से दिखाने का क्या फायदा होता है, इस तरह से दिखाने का क्या फायदा होता है कि कॉस्टिंग में क्या होता है, जो सेटअप होते हैं ना, जो सेटअप और इंजीनियरिंग हर्स, सेटअप और इंजीनियरिंग हर्स को क्या माना जाता है, नॉन वैल्यूएडेड माना जाता है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है, जिनको कम किया जा सकता है। सेटअप और इंजीनियरिंग हर्स को क्या माना जाता है, नॉन वैल्यूएडेड माना जा सकता है, जिनको रिमूव करके कम किया जा सकता है और इनकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इनको एक तरीके से थोड़ा वेरिएबल टाइप का माना जाता है, थोड़ा वेरिएबल टाइप का माना जाता है सेटअप और इंजीनियरिंग कॉस्ट को। तो सेटअप और इंजीनियरिंग कॉस्ट को अपन अलग दिखाते हैं ताकि अपन इन पे फोकस कर पाएं कि सेटअप को किस तरह से कम करें, मशीन के सेटअप्स को किस तरह से कम करें ताकि सेटअप की कॉस्ट कम हो जाए। ऐसे ही इंजीनियरिंग हर्स को किस तरह से कम करें ताकि इंजीनियरिंग कॉस्ट कम हो जाए, इसलिए इनको अलग दिखाते हैं एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट में। इसको अपन एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस इसको बोलते हैं। ये होता है एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इसका कभी भी क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला का बेस आता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी होती है आपको। अपन ने काफी क्वेश्चन किए भी थे। फिर अगला देखा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बताता है, आपकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से कितना ज्यादा है, आपका सेफ्टी मार्जिन कितना है, सेफ्टी मार्जिन कितना है, ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे मान लो आपके सीए फाइनल के जो मार्क्स हैं उसका ब्रेक इवन पॉइंट है 400 मार्क्स, आपके आ गए मान लो 500 मार्क्स, तो सेफ्टी मार्जिन कितना था आपका 100 मार्क्स का, 500 माइनस 400, 100 मार्क्स का क्या था आपका सेफ्टी मार्जिन। आपके 550 आ गए तो सेफ्टी मार्जिन कितना था 550 माइनस 400, 150 मार्क्स का क्या था आपका सेफ्टी मार्जिन था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में कैसे निकालते हो, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यूनिट्स में कैसे निकालते हो, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स, ये आपका आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर अपन ने देखा इंडिफरेंस पॉइंट, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट क्या बताता है, प्रोडक्शन का वो लेवल, प्रोडक्शन का वो यूनिट्स जहां पे आपके पास मान लो दो अल्टरनेटिव दे रखे हैं, एक ही काम को करने के दो अल्टरनेटिव दे रखे हैं और उन दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, वो होता है इंडिफरेंस पॉइंट। मतलब प्रोडक्शन कितना यूनिट का करोगे, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करोगे जहां आपको दो अल्टरनेटिव दे रखे हैं एक काम को करने के, और उन दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट, दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ये होता है इंडिफरेंस पॉइंट। ये होता है इंडिफरेंस पॉइंट। इसको मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था। मान लो आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट बी को बनाने के दो ऑप्शन आपके पास, मशीन ए और मशीन बी। मान लो मशीन ए और मशीन बी लगभग बराबर की आती है, बराबर कॉस्ट की आती है, बराबर इनकी लाइफ है। अब मशीन ए से बनाते हो प्रोडक्ट बी तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी आपकी 10 रुपीज़ पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट लगेगी आपकी 60,000 पर यूनिट। और मशीन बी से बनाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 20 रुपये पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट लगेगी आपकी 80,000 पर यूनिट। तो बताओ कौन सा चूज करोगे, साफ पता चल रहा है मशीन ए चूज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी कम लग रही है, फिक्स कॉस्ट भी कम लग रही है, तो मशीन ए से बनाएंगे। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मान लो प्रोडक्ट क्यू बनाना है, दो मशीन आपके पास ऑप्शन है, मशीन एक्स से भी बना सकते हो, मशीन वाई से भी बना सकते हो। मशीन एक्स और मशीन वाई लगभग बराबर की पड़ेंगी आपको, बराबर लाइफ है इनकी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको बता रखी है, मशीन एक्स से बनाते हो तो 10 रुपीज़ लगेगी और फिक्स कॉस्ट जो लगेगी 2 लाख की लगेगी। और मशीन वाई से बनाते हो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी आपकी 15 की और फिक्स कॉस्ट लगेगी 1,50,000 की। अब बताओ कौन सा चूज करोगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मशीन एक्स के केस में वेरिएबल कॉस्ट कम है और मशीन वाई के केस में फिक्स कॉस्ट कम है। अब कौन से चूज करें, तो ऐसे केस में क्या काम आता है अपने इंडिफरेंस पॉइंट। अपन क्या करेंगे, अपन प्रोडक्शन का वो पॉइंट निकालेंगे, मतलब कितनी यूनिट बनाए जहां मशीन एक्स की कॉस्ट मशीन वाई के इक्वल आ जाए, जहां मशीन एक्स से बनाओ चाहे मशीन वाई से बनाओ कोई फर्क ना पड़े, वो निकालेंगे अपन। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन एक्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन वाई, ये निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे निकालते हैं अपन, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
इन दोनों की फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो ले लेते हैं और डिवाइड बाई कर देते हैं, इन दोनों की जो वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1,50,000 और 2 लाख का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 लाख माइनस 1,50,000 और डिवाइड कैसे कर देंगे 15 माइनस 10, ये आपका आ जाएगा इंडिफरेंस पॉइंट। जैसे इंडिफरेंस पॉइंट आ गया 10,000 यूनिट का आ गया इस एग्जांपल में, इंडिफरेंस पॉइंट आ गया। अब 10,000 यूनिट का अगर आप प्रोडक्शन करते हो, 10,000 यूनिट बनाते हो, चाहे आप मशीन एक्स से बनाओ चाहे मशीन वाई से बनाओ, आपकी कॉस्ट बराबर आएगी, कोई सी भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। अब कम ज्यादा बनाते हो तो क्या करोगे, तो इंडिफरेंस पॉइंट इसमें आपकी हेल्प करेगा। तो ये बोलता है अगर आपका प्रोडक्शन इंडिफरेंस पॉइंट के बराबर रहता है, अगर आपका प्रोडक्शन जो है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन क्या है इंडिफरेंस पॉइंट के बराबर है, मतलब आप 10,000 यूनिट बनाने की सोच रहे हो, तो कोई सा भी अल्टरनेटिव चूज कर लो, मशीन एक्स कर लो या मशीन वाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, इंडिफरेंस पॉइंट आपका है 10,000 और आप सोच रहे हो 15,000 यूनिट बनाएंगे, 15,000 यूनिट बनाएंगे, क्या करोगे, ऐसा अल्टरनेटिव चूज करेंगे जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। कौन सा अल्टरनेटिव चूज करेंगे, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, जिसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। तो फिक्स कॉस्ट किसकी ज्यादा है, मशीन एक्स की, तो मशीन एक्स चूज कर लेंगे। अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो है वो इंडिफरेंस पॉइंट से कम रहने वाला है, इंडिफरेंस पॉइंट आया 10,000, आप सोच रहे हो इस बार तो 8,000 यूनिट बनाएंगे, 8,000 यूनिट बनाएंगे, तो ऐसा अल्टरनेटिव चूज करेंगे जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, मतलब कौन सा चूज कर लेंगे, मशीन में। अब आप बोलोगे अगर आपका प्रोडक्शन इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा रहने वाला है, मान लो इंडिफरेंस पॉइंट आपका 10,000 आया और आपका प्रोडक्शन रहने वाला है 15,000 यूनिट का, तो ज्यादा फिक्स कॉस्ट वाला क्यों चूज करते हैं। अगर आप ज्यादा यूनिट बनाओगे तो ज्यादा फिक्स कॉस्ट वाले अल्टरनेटिव में क्या होगा, ज्यादा जो फिक्स कॉस्ट आ रही है आपकी वो ज्यादा यूनिट्स में एलोकेट हो जाएगी, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, ज्यादा यूनिट्स में बढ़ जाएगी। तो इसलिए हाई फिक्स कॉस्ट वाला अपन चूज करते हैं अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो, अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा रहने वाला है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो इस अकॉर्डिंग अपन डिसीजन देते हैं इंडिफरेंस पॉइंट की हेल्प से। ये अपन ने बेसिक देख लिए थे। अब अपन देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग यूजिंग सीवीपी एनालिसिस और एप्लीकेशन ऑफ सीवीपी एनालिसिस। ऊपर जो अपन ने बेसिक देखे ना वो आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे आपको, ये इंस्टीट्यूट क्या अज्यूम करता है, ये बेसिक आपको सीए इंटर में आपने सीख ली, ये इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है। सीए इंटर में भी एक मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर होता था, ऐसा इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है कि आपने सारे बेसिक और सारी जो कॉस्ट आती हैं डिफरेंट टाइप की कॉस्ट, ये आपने सीए इंटर में पढ़ रखी। अब यहाँ से आपके मॉड्यूल में चीज़ें मिलेंगी आपको। अब वो बेसिक का क्वेश्चन तो खाली उसमें क्या मिलेगा आपको, ब्रेक इवन पॉइंट वाला बेसिक, ब्रेक इवन पॉइंट वाला बेसिक जरूर आपके मॉड्यूल में, वो तो जरूर मॉड्यूल में उसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं, एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन अब यहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है डिसीजन मेकिंग यूजिंग सीवीपी एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ सीवीपी एनालिसिस। जो अपन ने सीवीपी एनालिसिस देखा, इसको यूज करके डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे या इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे अपन, सीवीपी एनालिसिस या मार्जिनल कॉस्टिंग का अपन एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, ये अपन देखने वाले हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन। मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, ये मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है, ये किसी स्पेशल ऑर्डर या स्पेशल जॉब के लिए होता है जो वन टाइम ऑर्डर होता है। मतलब कोई आपके पास वन टाइम ऑर्डर आया है, स्पेशल जॉब आया है, स्पेशल जॉब या स्पेशल ऑर्डर आया है। अब आप लोग स्पेशल ऑर्डर क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर होता है कोई वन टाइम ऑर्डर जो थोड़ा बहुत चेंज होकर आता है, थोड़ा बहुत चेंज होकर आता है, जनरली थोड़ा बहुत चेंज होकर आता है। आप मान लो मार्कर बनाते हो और आपके पास हाईलाइटर का ऑर्डर आ गया, या मान लो आप टैक्स ऑडिट करते हो और आपके पास एक बार वन टाइम के लिए बैंक ऑडिट आ गई, ये होता है स्पेशल ऑर्डर। जनरली ये होता है, हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी दे दे कि मार्कर बनाते हो मार्कर का ऑर्डर आ गया, आप टैक्स ऑडिट करते हो टैक्स ऑडिट आ गई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये थोड़ा बहुत चेंज होकर आता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ आता है। तो स्पेशल ऑर्डर क्या होता है, वन टाइम ऑर्डर होता है, परमानेंट ऑर्डर नहीं होता, वन टाइम ऑर्डर होता है जो थोड़ा बहुत चेंज होकर आता है जनरली। ऐसा भी हो सकता है कि सेम आइटम का आ जाए, लेकिन जनरली थोड़ा बहुत चेंज होकर आता है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज, आपको बताना है कि उस स्पेशल ऑर्डर के लिए आप मिनिमम कितना चार्ज करोगे, मिनिमम कितना चार्ज करोगे। तो मिनिमम बताओ कितना चार्ज करोगे, जितना आपका खर्चा लगेगा उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए उतना चार्ज करोगे। तो मिनिमम प्राइस कितना चार्ज करोगे, जितना उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए रेलिवेंट कॉस्ट लगेगी। क्या लगेगी, रेलिवेंट कॉस्ट लगेगी, वो अपन चार्ज करेंगे। तो मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज क्या ले लेंगे, रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट अपन निकाल लेंगे। तो इस जो मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन को अपन रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक डिसीजन भी बोलते हैं, लेकिन अपन यहाँ मिनिमम प्राइसिंग यूज करते हैं। मिनिमम प्राइसिंग इंस्टीट्यूट भी मिनिमम प्राइसिंग वर्ड यूज करता है, लेकिन काफी सारे लोग इसको रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक भी बोलते हैं। तो मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज में क्या निकालनी है अपन को, उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपकी कम से कम कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब मिनिमम प्राइस कितनी चार्ज करोगे, तो जितनी आपकी कॉस्ट लगेगी उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, जितनी कॉस्ट लगेगी आपकी वो अपन ले लेंगे, वो हो जाएगी आपकी रेलिवेंट कॉस्ट। वो रेलिवेंट कॉस्ट अपन ले लेंगे कि आपको उस स्पेशल ऑर्डर से ना नुकसान हो ना फायदा हो, वो मिनिमम प्राइस अपन निकाल लेंगे। तो क्या निकालनी है अपन को, रेलिवेंट कॉस्ट। दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर का। जैसे स्पेशल ऑर्डर का इवैल्यूएशन का कैसे क्वेश्चन आता है, मान लो आपके पास टैक्स ऑडिट करते थे, वन टाइम बैंक ऑडिट आई, वन टाइम बैंक ऑडिट आई, तो उस पर बता रखा है कि बैंक ऑडिट वाला आपको 2 लाख रुपीस ऑफर कर रहा है, 2 लाख रुपीस ऑफर कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। कैसे करेंगे, रेलिवेंट रेवेन्यू माइनस रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट रेवेन्यू लेंगे स्पेशल ऑर्डर का और रेलिवेंट कॉस्ट लेस कर देंगे स्पेशल ऑर्डर की, आपका आ जाएगा नेट बेनिफिट या लॉस। बेनिफिट आता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे और लॉस आता है तो रिजेक्ट कर देंगे। रेलिवेंट रेवेन्यू क्या है, उस स्पेशल ऑर्डर से जो आपको इन्फ्लो होगा, जो इन्फ्लो होगा उस स्पेशल ऑर्डर से, वो जाएगा रेलिवेंट रेवेन्यू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि वन टाइम आपके पास बैंक ऑडिट आई, आप टैक्स ऑडिट करते थे, बैंक ऑडिट वाला आपको 2 लाख रुपीस ऑफर कर रहा है, तो 2 लाख क्या हो गया यहाँ पे, रेलिवेंट रेवेन्यू होगा, इन्फ्लो ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर। दूसरा रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो जो आपकी कॉस्ट लगेंगी, उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो जो आपकी कॉस्ट लगेंगी तो वो ले लेंगे, और उस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के चक्कर में जो आपको इन्फ्लो अवॉइड करना पड़ गया, जो इन्फ्लो अवॉइड करना पड़ गया, वो भी क्या मानी जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। आप टैक्स ऑडिट करते थे, एक बैंक ऑडिट आ गई, तो बैंक ऑडिट को पूरा करने के लिए जो जो आपकी कॉस्ट लगेगी तो वो ले लेंगे। दूसरा मान लो बैंक ऑडिट को एक्सेप्ट करने के चक्कर में आपको 2 टैक्स ऑडिट कम करनी पड़ गई, 2 क्लाइंट जो टैक्स ऑडिट वाले थे उनको मना करना पड़ गया क्योंकि आपके पास कैपेसिटी की कमी थी, तो 2 क्लाइंट को मना करना पड़ गया, तो वो 2 क्लाइंट से जो कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ, जो इन्फ्लो अवॉइड हुआ, वो भी क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट। वो भी क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट। इस अकॉर्डिंग रेलिवेंट रेवेन्यू, रेलिवेंट कॉस्ट अपन निकाल लेंगे। जनरली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज का। आपको रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी होती है कि कम से कम आप उस स्पेशल ऑर्डर के लिए कितना चार्ज करोगे ताकि आपको लॉस ना हो, ताकि आपको 1 रुपये का भी लॉस ना हो, वो होती है मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज। अब रेलिवेंट कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो रेलिवेंट कॉस्ट अपन ने काफ़ी सारी देख भी ली, काफ़ी सारी कैसे देखी, संक कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, संक कॉस्ट की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, 0 हो गई। ऐसे फिक्स कॉस्ट देखिए, एलोकेटेड वाली रेलिवेंट होती है, एडिशनल वाली रेलिवेंट होती है। अब मटेरियल वगैरह की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल की, लेबर की, वो सब अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। देखो मटेरियल 2 केस हो सकता है, या तो स्टॉक में नहीं है या स्टॉक में है। स्टॉक में नहीं है मटेरियल आपके, या स्टॉक में। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेंगे अपन, आप मार्कर बनाते थे और आपके पास वन टाइम ऑर्डर आया, स्पेशल ऑर्डर आया हाइलाइटर बनाने का। हाइलाइटर अलग अलग कलर के बनते हैं, हाइलाइटर अलग अलग कलर के बनते हैं, मार्कर आप ब्लैक मार्कर बनाते थे, तो हाइलाइटर बनाने का ऑर्डर आया। अब हाइलाइटर बनाने के लिए आपको चाहिए कलर्स, क्योंकि मार्कर में तो ब्लैक कलर यूज़ करते थे, और हाइलाइटर आप ब्लू कलर का, पिंक कलर का, रेड कलर का, अलग अलग कलर के बनाओगे। कलर्स चाहिए, कलर्स आपके स्टॉक में नहीं है, क्या करोगे आप, बाहर से परचेज करके लाओगे, बाहर से परचेज करके लाओगे उस ऑर्डर के लिए, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। दूसरा, अगर मटेरियल आपके स्टॉक में है, और स्टॉक में तो 2 केस होंगे, पहला रेगुलर यूज या मूविंग का है, मतलब रेगुलर यूज का है, दूसरा ऑब्सोलेट है, इररेगुलर यूज है, नॉन मूविंग है। पहला क्या केस क्या होगा, रेगुलर यूज या मूविंग है, दूसरा ऑब्सोलेट है, इररेगुलर यूज है, नॉन मूविंग है। रेगुलर यूज कैसे, अब आपके पास देखो मार्कर से हाइलाइटर बनाने का ऑर्डर आया, आपको चाहिए हाइलाइटर बनाने में प्लास्टिक, मार्कर की बॉडी लगेगी पूरी प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक चाहिए। अब प्लास्टिक तो आप मार्कर बनाने में यूज लेते थे, मार्कर बनाने में यूज आता था, और प्लास्टिक आपका रेगुलर यूज का मटेरियल स्टॉक में भी है, तो आप क्या करोगे, अपने स्टॉक में से उठा के हाइलाइटर बनाने वाले ऑर्डर में यूज कर लोगे। अपने स्टॉक में, जो आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो आप मार्कर बनाने में यूज करते थे, वहां से प्लास्टिक उठाओगे और हाइलाइटर बनाने में यूज कर लोगे। अब क्या होगा, आपका स्टॉक कम हो गया, अब वो आप मार्कर भी बनाते हो, तो आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा, परचेज करके इमीडिएटली स्टॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा। परचेज करके, मार्केट से तुरंत परचेज करके स्टॉक को फुलफिल करना पड़ेगा, फिर से फिलअप करना पड़ेगा, फिर से फिलअप या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आप बोलोगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, ये परचेज प्राइस ही होती है। क्वेश्चन में अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखा है उसका मतलब क्या है, वो परचेज प्राइस। क्वेश्चन में परचेज प्राइस दे रखा है उसका मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्वेश्चन में वो दोनों में से एक देगा, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट और परचेज प्राइस सेम ही होती है। तो आप क्या करोगे, रिप्लेस कैसे करोगे, इमीडिएटली परचेज करके करोगे, इमीडिएटली परचेज करके अपने स्टॉक को रिप्लेस करोगे, क्योंकि स्टॉक से आपने जो मटेरियल था उठा के अपने ऑर्डर में लगा लिया, स्पेशल ऑर्डर में, तो स्टॉक को फुल करना पड़ेगा, तो आपको इमीडिएटली परचेज करके स्टॉक को फुल करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, परचेज प्राइस। क्वेश्चन में परचेज प्राइस दे दे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दे, दोनों एक ही बात है। तो नॉट इन स्टॉक, और अगर स्टॉक वाला है और रेगुलर यूज वाला है, तो दोनों के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है। परचेज प्राइस बोल दो या तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल दो, नाम अलग अलग रख दिया, बाकी सेम चीज़ें दो। इसके बाद स्टॉक में है मटेरियल, कैसा है, ऑब्सोलेट, इररेगुलर यूज या नॉन मूविंग है। ऑब्सोलेट है, इररेगुलर यूज है, नॉन मूविंग है। मान लो आपके बिजनेस में आप मार्कर बनाते हो, आपने केमिकल खरीद रखा था, पहले गलती से कोई केमिकल खरीद लिया था आपने 4-5 साल पहले, वो केमिकल मार्कर बनाने में बिल्कुल काम नहीं आता, बिल्कुल काम नहीं आता। अब जो वन टाइम स्पेशल ऑर्डर आया आपके पास हाइलाइटर बनाने का, उसमें वो केमिकल काम आएगा, उसमें वो केमिकल काम आ जाएगा। अब केमिकल काम आ जाएगा तो उस केमिकल की जो क्या है, ऑब्सोलेट है, या काम आता नहीं था, आपके रेगुलर यूज का मटेरियल नहीं था और नॉन मूविंग था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, उस केमिकल की आप रेलिवेंट कॉस्ट क्या लोगे। तो इसमें बता रखा है, अगर वो केमिकल आप बेचने वाले थे, वो ऑब्सोलेट केमिकल जो था या इररेगुलर यूज का था, उसको आप सेल करने वाले थे, खाली वो सेल होता, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। क्योंकि अब हाइलाइटर का ऑर्डर आ गया, अब उसको हाइलाइटर में डाल दोगे। अगर हाइलाइटर का ऑर्डर नहीं आता तो उस केमिकल को आप सेल कर देते, आपको इनफ्लो अवॉइड हो गया आपका, क्योंकि हाइलाइटर का ऑर्डर नहीं आता तो आप उसको सेल कर देते, और सेल करते क्या मिलती है आपको, एनआरवी मिलती, नेट रिलाइजेबल वैल्यू मिलती है आपको। अब हाइलाइटर के ऑर्डर के चक्कर में, स्पेशल ऑर्डर के चक्कर में आपको इनफ्लो अवॉइड करना पड़ गया, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, एनआरवी होगी। दूसरा, मान लो जो ऑब्सोलेट केमिकल था उसका कोई सब्सटीट्यूट यूज था। सब्सटीट्यूट यूज कैसे था, मान लो कंपनी का एक डिवीजन है,
जो पेंसिल बनाता है, कंपनी का एक डिवीजन जो क्या बनाता है, पेंसिल बनाता है, और वो केमिकल है ना, कंपनी के मार्कर बनाने में तो काम आता नहीं है, लेकिन वो जो डिवीजन पेंसिल बनाता है वो डिवीजन पेंसिल बनाने में इस केमिकल को यूज़ कर सकता था, वो डिवीजन इस केमिकल को पेंसिल बनाने में यूज़ कर सकता था। अब आपके पास हाइलाइटर का ऑर्डर आ गया, अब तो इसको हाइलाइटर में यूज़ करोगे। अब पेंसिल के लिए आपको वहाँ उस डिवीजन को अलग से कोई केमिकल खरीदना पड़ेगा, 10,000 का अलग से केमिकल खरीदना पड़ेगा। अगर हाइलाइटर का ऑर्डर नहीं आता तो इसी केमिकल को वहाँ यूज़ कर लेते, पेंसिल वाले केस में, पेंसिल बनाने के केस में इसको यूज़ कर लेते आप। तो क्या हुआ, रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक तो उसकी एनआरवी ले लेंगे, और दूसरा अल्टरनेट यूज से जो बेनिफिट होता है, अगर आप उसका अल्टरनेटिव यूज करते हैं, अल्टरनेटिव यूज क्या, पेंसिल बनाने में उसको यूज करते हैं, तो उससे जो बेनिफिट होता है, उससे आपको जो सेविंग्स होती वो ले लेंगे। इन दोनों का हायर ले लेंगे, इन दोनों का हायर ले लेंगे। एक तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेंगे, एनआरवी लेंगे। एनआरवी और अल्टरनेटिव से बेनिफिट होता है, अल्टरनेटिव से क्या बेनिफिट होता है, आपके 10,000 रुपीज बच जाते हैं, पेंसिल के लिए आपको केमिकल नहीं खरीदना पड़ता। तो बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव क्या होगा, 10,000, और उसकी एनआरवी मान लो 8,000 है, उसको सेल भी कर सकते थे आप 8,000 में, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, 10,000 और 8,000 में चलेगी हायर, 10,000 होगी। दोनों के दोनों क्या है, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मैंने बोला था मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉर को, जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉर को किया आपने अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करके, आपके पास दो अल्टरनेटिव थे, एक तो उसको सेल करने का और एक इसको अल्टरनेट यूज करने का, दोनों को रिजेक्ट करके आपने जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉर को किया, तो मैक्सिमम का क्या करा आपने, हायर कर दिया, इसलिए अपन हायर करते हैं। और तीसरा केस क्या है, मान लो कोई जो केमिकल था वो खतरनाक केमिकल था, ऐसा केमिकल था कि उसको आपको डिस्पोज करना पड़ता, वो सेल नहीं होता, उसको नष्ट करना पड़ता, डिस्पोज करना पड़ता, नष्ट करना पड़ता, और नष्ट करने की आपकी कॉस्ट आती है, आपको पैसा देना पड़ता। अगर आपके पास हाइलाइटर का ऑर्डर नहीं आता, वन टाइम ऑर्डर नहीं आता, तो इस केमिकल को आपको नष्ट करना पड़ता, और नष्ट करने के आपके मान लो 5,000 रुपीज की कॉस्ट आती। अब हाइलाइटर का ऑर्डर आ गया, और इस हाइलाइटर के ऑर्डर में केमिकल डलेगा, हाइलाइटर बनाने में केमिकल आप डाल दोगे, तो अब इसको नष्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बताओ रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, रेलिवेंट कॉस्ट, यहाँ रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आएगी, यहाँ सेविंग्स आ जाएगी, उल्टा रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आपके पैसे बच गए, ऑर्डर आने से क्या हुआ, नष्ट नहीं करना पड़ा आपको, आपने उस केमिकल को हाइलाइटर के ऑर्डर में डाल दिया, तो आपके क्या बच गए, पैसे बच गए। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव मतलब यहाँ सेविंग्स आएगी, रेलिवेंट कॉस्ट नेगेटिव आएगी, मतलब सेविंग्स आ जाएगी। ये था मटेरियल का केस। अब लेबर का केस देखते हैं। देखो लेबर का केस देखते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो आप टैक्स ऑडिट करते थे, आपके पास एक वन टाइम बैंक ऑडिट का स्पेशल ऑफर आ गया, अब उस बैंक ऑडिट के लिए आपको लेबर की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो लेबर दो कैटेगरी होंगी, एक टेम्परेरी कैजुअल लेबर और एक परमानेंट लेबर, टेम्परेरी कैजुअल लेबर और एक परमानेंट लेबर। टेम्परेरी कैजुअल लेबर, आपके पास बैंक ऑडिट का ऑफर आ गया, आपने जिंदगी में कभी बैंक ऑडिट करी नहीं, अब आपको कुछ ऐसे बंदों की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स की या कुछ ऐसे एम्प्लॉइज की या कुछ ऐसे सीए की रिक्वायरमेंट है जिनको बैंक की नॉलेज है। तो आपने कुछ टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि वन टाइम ऑर्डर आया आपके पास, वन टाइम ऑफर आया है, तो आपने टेम्परेरी बेसिस से उस ऑडिट के लिए क्या किया, बैंक ऑडिट के लिए बाहर से कुछ सीए हायर कर लिए या कुछ बंदे हायर कर लिए। तो बताओ रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो उन बंदों को जिनको आपने टेम्परेरी बेसिस पे हायर किया है उस बैंक ऑडिट के लिए, उस स्पेशल ऑफर के लिए, उनको जो वेज पे करोगे, जो आप सैलरी वगैरह पे करोगे, वही क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। ये तो था टेम्परेरी कैजुअल लेबर, बिल्कुल सिंपल। अब परमानेंट लेबर, टैक्स ऑडिट करते थे, आपके पास बैंक ऑडिट आ गई, बैंक ऑडिट वन टाइम ऑडिट है आपके पास, वन टाइम स्पेशल ऑर्डर आया, पर अब आपको उस बैंक ऑडिट पे आपके कुछ आर्टिकल्स वगैरह भेजने। अब आर्टिकल्स आपके परमानेंट आर्टिकल्स है काफ़ी सारे। अब परमानेंट लेबर में दो कैटेगरी होंगी, एक तो सरप्लस या एक्सेस स्पेयर कैपेसिटी, दूसरा शॉर्टेज या नो स्पेयर कैपेसिटी। या तो वो परमानेंट लेबर सरप्लस में पड़ी हुई है या शॉर्टेज में चल रही है, या तो सरप्लस में पड़ी हुई है या शॉर्टेज में चल रही है, ये अपन को देखना है। सरप्लस बोल दो या तो, या एक्सेस स्पेयर कैपेसिटी ये भी बोलते हैं इसको। दूसरा शॉर्टेज बोल दो या तो, या नो स्पेयर कैपेसिटी, तो या तो वो सरप्लस में पड़ी हुई है या शॉर्टेज में चल रही है। तो देखो अगर वो सरप्लस में है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील कैसे हो जाएगी, जैसे मान लो आप टैक्स ऑडिट करते थे, आपके पास वन टाइम बैंक ऑडिट आ गई, अब आपको अपने कुछ परमानेंट लेबर में से कुछ एम्प्लॉइज वहाँ लगाने, कुछ आर्टिकल्स वहाँ लगाने। अब आपने देखा आपके ऑफिस में 10 आर्टिकल बैठे हुए, खाली बैठे हुए 10 आर्टिकल, कोई चाय पी रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई मूवी डाउनलोड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ बातें वगैरह कर रहे हैं, कुछ टाइम पास कर रहे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं, 10 आर्टिकल बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं वो। अब वो 10 आर्टिकल खाली बैठे हुए हैं, तो भी आप उनको जो स्टाइफंड देते हो 2,000 रुपये का, 2,000 रुपीज़ का स्टाइफंड देते हो, वो उनको दोगे। वो ऑफिस में बैठे रहेंगे तो भी उनको मंथली 2,000 का स्टाइफंड मिलता है, वो मिलता रहेगा। अगर उन खाली आर्टिकल में मान लो आपने उठा के उन 10 आर्टिकल को, या उन 10 आर्टिकल में से 4-5 आर्टिकल को बैंक ऑडिट पे भी लगा दिया, तो भी उनको 2,000 दोगे। अब खाली बैठे हुए हैं तो भी दोगे 2,000 रुपीज़, और अब बैंक ऑडिट पे भी लगा दोगे आप तो भी 2,000 रुपीज़ दोगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, नील होगी। बैंक ऑडिट नहीं भी आती तो भी 2,000 देते, खाली बैठे बैठे देते, अब उनको आपने काम पे लगा दिया बैंक ऑडिट पे, तो भी 2,000 दोगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, सरप्लस है तो नील हो जाएगी, सरप्लस है तो नील हो जाएगी। दूसरा केस इंपॉर्टेंट केस है शॉर्टेज में। परमानेंट लेबर क्या है, शॉर्टेज में मान लो शॉर्टेज कैसे है वो अपन देखते हैं। जैसे मान लो आप 20 टैक्स ऑडिट आपके पास है और आपके पास है 40 आर्टिकल्स,
एक टैक्स ऑडिट पे आपने 2 आर्टिकल लगा रखे हैं, मतलब सभी आर्टिकल काम पे लगे हुए हैं। आपके टोटल 40 आर्टिकल है, 20 टैक्स ऑडिट है, एक टैक्स ऑडिट पे आपने 2 आर्टिकल लगा रखे हैं, मतलब सभी आर्टिकल आपके काम पे लगे हुए हैं, सभी आर्टिकल आपके काम पे लगे हुए हैं। अब आपके पास बैंक ऑडिट का स्पेशल ऑफर आया, 1 टाइम ऑर्डर आया, अब आप इसको जाने भी नहीं देना चाहते। आपने देखा कि परमानेंट लेबर तो आपके पास अवेलेबल है नहीं, परमानेंट लेबर तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि सीजन चल रहा है, 20 टैक्स ऑडिट का सीजन चल रहा है अपना, और सारे आर्टिकल वहाँ लगे हुए हैं, एक भी आर्टिकल फ्री नहीं है। आपने मार्केट में देखा कि कोई टेम्परेरी बेस पे लेबर मिल जाएगी क्या, टेम्परेरी बेस पे देखा तो वहाँ भी नहीं मिली आपको लेबर, वहाँ भी अवेलेबल नहीं थी क्योंकि सीजन था, तो वहाँ भी लेबर आपको मिली नहीं, मार्केट में भी लेबर आपको अवेलेबल नहीं हुई। अब आप इस ऑडिट को जाने नहीं देना चाहते, इस बैंक ऑडिट को, तो आपको क्या करोगे? अब आपको आर्टिकल्स तो चाहिए उस बैंक ऑडिट को पूरा करने के लिए, तो आपने क्या किया, 20 टैक्स ऑडिट में से अपनी एक टैक्स ऑडिट कम कर दी, एक टैक्स ऑडिट कम कर दी, और इसमें से 2 आर्टिकल यहाँ से उठाए, एक टैक्स ऑडिट में 2 लगा रखे, तो एक टैक्स ऑडिट के 2 आर्टिकल उठाए और इनको आपने बैंक ऑडिट में लगा दिया। बैंक ऑडिट आपको करवानी थी तो इनको आपने क्या किया, बैंक ऑडिट पे लगा दिया। एक टैक्स ऑडिट से 2 आर्टिकल उठा के आपने बैंक ऑडिट पे लगा दिया। तो बताओ रेलिवेंट कॉस्ट क्या लोगे इन 2 आर्टिकल्स, क्या लेंगे? वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो आपको कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो अपन लेंगे, वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने एक टैक्स ऑडिट कम करी, तो उस टैक्स ऑडिट से मान लो आपको 10,000 का कंट्रीब्यूशन होता था, तो 10,000 का तो वो कंट्रीब्यूशन लॉस, और इन 2 आर्टिकल की जो वेजेस है, वेजेस जो भी है, मान लो 4,000 की है, 5,000 की जो वेजेस है, वो ऐड करके रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं इस वाले केस में, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इस वाले केस में ये वेजेस रेलिवेंट क्यों है, खाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी चाहिए थी अपन को, तो खाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आनी चाहिए थी, रेलिवेंट कॉस्ट, ये वेजेस रेलिवेंट क्यों है? वेजेस रेलिवेंट क्यों है? वेजेस तो अगर आप वो 2 आर्टिकल टैक्स ऑडिट पे काम करते, वो 2 आर्टिकल टैक्स ऑडिट पे काम करते तो अभी आप उनको पे करते, अब वो बैंक ऑडिट पे काम करेंगे तो भी पे करोगे, आपकी बात भी सही है, टैक्स ऑडिट पे काम करते तो भी पे करोगे और बैंक ऑडिट पे काम करेंगे तो भी पे करोगे। लेकिन वेजेस क्यों लेते हैं अब मैं बताता हूँ आपको। इंस्टीट्यूट जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देता है ना, क्या देता है? ये कंट्रीब्यूशन लॉस देता है, कंट्रीब्यूशन लॉस। और कंट्रीब्यूशन लॉस क्या करके देता है? वो वेजेस लेस करके देता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके देता है कंट्रीब्यूशन, और वेजेस को वो वेरिएबल मान के वेजेस लेस करके देता है, वेजेस को लेस करके देता है, कंट्रीब्यूशन लॉस देता है। तो इंस्टीट्यूट ने वेज आपको लेस करके दी है, वेजेस लेस कर दी, वेजेस का तो कोई ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए था, वेजेस तो इररेलेवेंट है यहाँ पे, वेजेस तो इररेलेवेंट है, वेजेस तो ना ऐड होनी चाहिए थी ना लेस होनी चाहिए थी, तो वेजेस उसने कंट्रीब्यूशन लॉस निकालते वक्त लेस कर दी, तो इसलिए अपन ने उसको अलग से ऐड कर दिया। यहाँ क्या कर दिया? वेजेस लेस कर दिया अपन ने, तो वेजेस को अपन ने यहाँ अलग से ऐड कर दिया ताकि उसका इफेक्ट नील हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, इसलिए अपन अलग से वेज ऐड करते हैं। बाकी किसी को नहीं समझ आए तो सीधा वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके आपको आंसर करना है, बाकी ये रीजन है इसका, क्योंकि कंट्रीब्यूशन लॉस है, कंट्रीब्यूशन लॉस में अपन वेजेस लेस कर दी, इसलिए अलग से इसको अपन ऐड करते हैं। ये था लेबर। इसके बाद ओवरहेड देखा अपन ने। ओवरहेड में देखो 2 होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड, एक फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड की रेलिवेंट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड हमेशा रेलिवेंट होते हैं, जो भी स्पेशल ऑर्डर के लिए इनकर्ड होंगे, जो भी स्पेशल ऑर्डर के लिए इनकर्ड होंगे वो पूरे के पूरे रेलिवेंट हो जाएंगे। जो भी वेरिएबल ओवरहेड मान लो स्पेशल ऑर्डर के लिए लगेंगे, जितने भी लगेंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके लिए रेलिवेंट हो जाएंगे। फिक्स ओवरहेड अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, अलोकेटेड है तो इरेलीवेंट होंगे, अलोकेटेड इरेलीवेंट होंगे तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या ले लोगे? नील ले लोगे। लेकिन एडिशनल है, कोई स्पेशल ऑर्डर के कारण आपके लगेंगे, आपके पास आप बनाते थे मार्कर और हाइलाइटर बनाने का ऑर्डर आ गया, अब उस हाइलाइटर को बनाने के लिए आपको 10,000 रुपीज़ का एडिशनल इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़ का, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी उसकी? 10,000। तो जो भी एडिशनल फिक्स ओवरहेड है, जो स्पेशल ऑर्डर के लिए टू बी इनकर्ड होंगे वो अपन ले लेंगे। तो ये है ओवरहेड के केस। तो इस तरह से अपन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की क्या निकाल लेंगे? वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। अब अगर आप रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक फॉलो करते हो तो 2 इशू आते हैं। 2 इशू क्या आते हैं? एक तो आपका प्रॉफिट अलग आता है। प्रॉफिट कैसे अलग आता है? प्रॉफिट रिपोर्टिंग अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट निकालोगे, इवैल्यूएशन करते हो स्पेशल ऑर्डर का, और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट निकालोगे वो बिल्कुल अलग आएगा। और रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक या ये जो आपने देखी मिनिमम प्राइसिंग, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट अलग आएगा। क्या पता इसके अकॉर्डिंग लॉस आ रहा हो, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा हो, क्या पता इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा हो, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लॉस आ रहा हो। एक तो दिक्कत ये आएगी। दूसरा, ये जो टेक्निक है अपनी मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, ये ओनली 1 टाइम ऑर्डर के लिए होती है। मान लो फ्यूचर में सेम क्लाइंट का सेम ऑर्डर आया, फ्यूचर में 6 महीने बाद, मान लो या 2 महीने बाद सेम क्लाइंट का सेम ऑर्डर आया, आप इस टेक्निक को जो मिनिमम प्राइस निकाली थी, इस कोस्ट को यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज कर सकते हो। एक बार क्यों यूज कर सकते हो? क्या पता जो लेबर आज इररेलीवेंट है फ्यूचर में रेलिवेंट हो जाए। क्या पता जो लेबर आज सरप्लस में है फ्यूचर में शॉर्टेज में चली जाए। कुछ भी हो सकता है। ऐसे कोई मटेरियल मान लो, क्या पता आज जो नॉट इन स्टॉक है फ्यूचर में इन स्टॉक वाला हो जाए, तो कुछ भी केस हो सकता है। इसलिए ये जो रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक है या मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन है, ये ओनली 1 टाइम ऑर्डर के लिए होता है, फ्यूचर वर्क के लिए वर्क नहीं करता, फ्यूचर वर्क के लिए ये काम नहीं करती है टेक्निक। ये थी मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन जो अपन ने कंप्लीट किया। अब इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।
अगला डिसीजन मेकिंग द सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ये किसके लिए लिया जाता है? जॉइंट प्रोडक्ट के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? ये जॉइंट प्रोडक्ट के लिए लिया जाता है। कैसे लिया जाता है मैं आपको समझाता हूँ अभी। मान लो आपने क्रूड ऑयल प्रोसेस किया, जो क्रूड ऑयल आता है उसको प्रोसेस किया, आपके दो जॉइंट प्रोडक्ट बन गए, पेट्रोल डीजल। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो अपने आप बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप बनाना चाहते थे कि पेट्रोल और डीजल दोनों बनाना चाहते थे, तो वो अपने आप बनते हैं, पेट्रोल भी बनता है और डीजल भी बनता है। ऐसा नहीं बन सकता कि खाली पेट्रोल बनेगा, पेट्रोल भी बनेगा और डीजल भी बनेगा। तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से पेट्रोल भी बना और डीजल भी बन गया आपका। तो पेट्रोल और डीजल की क्या है? सिग्निफिकेंट वैल्यू है। जिन प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, जो एक प्रोसेस से अपने आप बन जाते हैं, और जिन प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। तो पेट्रोल और डीजल क्या है यहाँ पे? जॉइंट प्रोडक्ट। अब इसमें एक डामर भी बनता है। अगर आप क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हो तो पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एक डामर बनता है। डामर क्या होता है? जैसे आप रोड बनाते हो ना, रोड बनाने में काम आता है। इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। ये कचरा होता है, स्क्रैप होता है। ये स्क्रैप होता है, कचरे में बिकता है। ये कचरे में बिकता है। ये क्या होता है? जो कचरे में बिकता है वो होता है बाई प्रोडक्ट। तो डामर तो यहाँ बाई प्रोडक्ट है। डामर की बात भूल जाओ। पेट्रोल डीजल है जॉइंट प्रोडक्ट। आपने जॉइंट प्रोडक्ट बना लिए, अब डिसीजन ले रहे हो कि पेट्रोल में एक चीज और हो सकती है, पेट्रोल को आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। पेट्रोल को एक बार और प्रोसेस करके क्या कर सकते हो? जेट फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। जेट फ्यूल जो प्लेन में काम आता है, तो पेट्रोल को आप फर्दर प्रोसेस करके जेट फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप डिसीजन क्या ले रहे हो? पेट्रोल को पेट्रोल की फॉर्म में बेच दिया जाए या जेट फ्यूल में कन्वर्ट करके बेचा जाए। पेट्रोल को पेट्रोल की फॉर्म में बेच दिया जाए या जेट फ्यूल में कन्वर्ट करके बेचा जाए, ये आप डिसीजन ले रहे हो। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट का डिसीजन ले रहे हो। जॉइंट प्रोडक्ट बन चुका, जॉइंट प्रोडक्ट आपका पेट्रोल डीजल सब बन चुका। अब डिसीजन क्या ले रहे हो? पेट्रोल को अपन फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, तो पेट्रोल को पेट्रोल की फॉर्म में ही बेच दिया जाए या फर्दर प्रोसेस करके जेट फ्यूल बनाने के बेचा जाए। जेट फ्यूल बनाने के बाद बेचा जाए। मतलब पेट्रोल को आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब पेट्रोल की फॉर्म में ही बेच दिया जाए या जेट फ्यूल बनाने के बाद बेचा जाए, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए। ये अपन डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन कैसे लेंगे? अपन निकालेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आप पेट्रोल की फर्दर प्रोसेसिंग करते हो, पेट्रोल को जेट फ्यूल में कन्वर्ट करते हो, तो उससे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे कितना होगा? मान लो अगर आप पेट्रोल की फॉर्म में बेचते हो तो 5 लाख का सेल होगा, और जेट फ्यूल बनाने के बाद सेल करते हो तो 7 लाख का होगा। 7 लाख का क्यों होगा? आपने एक बार और प्रोसेसिंग कर दी, उसकी वैल्यू और बढ़ गई। तो जेट फ्यूल 7 लाख का सेल होगा, पेट्रोल 5 लाख का सेल होगा। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना होगा? फर्दर प्रोसेस करने से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना होगा आपको? 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख का हो जाएगा। ये आ जाएगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ। जेट फ्यूल का रेवेन्यू माइनस पेट्रोल का रेवेन्यू, ये करके आप क्या निकाल लोगे? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इसमें से लेस कर दो टोटल फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। ये फर्दर प्रोसेस करने की जो भी कॉस्ट आएगी, पेट्रोल को जेट फ्यूल में कन्वर्ट करने की जो भी कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो भी लगेगी आपकी। फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली? एडिशनल वाली, और एक वेरिएबल कॉस्ट। अलोकेटेड वाली नहीं लेते यहाँ पे भी, फिक्स कॉस्ट ले लेंगे, एडिशनल वाली और वेरिएबल कॉस्ट। जो भी फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगेगी वो अपन लेस कर देंगे, वो लेस कर देंगे। ये आपका आ जाएगा नेट बेनिफिट फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आता है तो आप फर्दर प्रोसेस कर दो, नेगेटिव आता है मतलब आपको क्या हो रहा है? फर्दर प्रोसेसिंग से लॉस हो रहा है। तो आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब पेट्रोल की फॉर्म में बेच दो। ये करना है। डिसीजन किसका ले रहे हैं अपन? जॉइंट प्रोडक्ट बन गया आपका, पेट्रोल बन चुका आपका। अब डिसीजन ले रहे हैं कि उसको पेट्रोल की फॉर्म में बेच दें या जेट फ्यूल में कन्वर्ट करके बेचें। पेट्रोल की फॉर्म में बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके जेट फ्यूल में कन्वर्ट करके बेचें। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस टोटल फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, नेट बेनिफिट आ जाएगा। पॉजिटिव आता है तो फर्दर प्रोसेस कर दो, नेगेटिव आता है तो सेल कर दो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब एक चीज़ और बताओ, अपन ने जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट लगाई थी, जिससे आपका पेट्रोल डीजल और डामर बना था, ये जो कॉस्ट लगी थी यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इसे बोलते हैं अपन स्प्लिट ऑफ पॉइंट या सेपरेशन पॉइंट। इस पॉइंट तक की कॉस्ट काम की है क्या डिसीजन मेकिंग? नहीं है। वो क्या है? संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट की वो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी, आपका पेट्रोल डीजल डामर बन चुका। अब आप आगे डिसीजन ले रहे हो कि पेट्रोल को यहीं बेचे या फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे। तो यहाँ तक मान लो आपके 5 लाख रुपीस लग गए, पेट्रोल डीजल डामर बनाने में आपके 5 लाख रुपीस लग गए। कितने भी लग गए, मान लो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी लग गए। ये कॉस्ट क्या है? संक। पेट्रोल की फॉर्म में बेचोगे तो भी लग चुकी, जेट फ्यूल में कन्वर्ट करके बेचोगे तो भी लग चुकी। तो इस पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक जो कॉस्ट है, ये क्या है? संक कॉस्ट। ये है संक कॉस्ट और ये इररिलेवेंट है। यहाँ अपन इसको यूज नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। देखो यूज किया भी नहीं अपन ने ओनली फर्दर प्रोसेस कॉस्ट यूज करी है। ये था अपना सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, बिल्कुल सिंपल डिसीजन मेकिंग थी। अब अपन अगला देखते हैं। अगला जो है स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन। स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन क्या है? स्पेशल प्राइस ऑर्डर क्या होता है? सेम आइटम का ऑर्डर आता है, सेम आइटम का ऑर्डर आता है और कम प्राइस पे आता है, और बल्क ऑर्डर आता है। सेम आइटम का ऑर्डर कम प्राइस पे बल्क ऑर्डर आता है। आप मान लो पेन बनाते हो, पेन का ही ऑर्डर आया और बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर आया लेकिन कम प्राइस पे आया। आप मान लो 20 रुपीज में पेन बेचते हो, आपके पास ऑफर आया 18 रुपीज का या 16 रुपीज का। ये होता है स्पेशल प्राइस ऑर्डर। मान लो आप बोतल बेचते हो, 50 रुपीज की बोतल बेचते हो, बोतल का ही ऑर्डर आया लेकिन कम प्राइस पे आया, 45 रुपीज का ऑफर आया, 45 रुपीज का ऑफर आया, 45 रुपीज का ऑर्डर आया और बल्क क्वांटिटी का आया। तो उस स्पेशल प्राइस ऑर्डर को, वो स्पेशल प्राइस बोलते हैं उसको, स्पेशल प्राइस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए।
सेम आइटम का ऑर्डर आता है, कम प्राइस पे आता है और बल्क आता है। सेम आइटम का ऑर्डर आता है, कम प्राइस पे आता है और बल्क ऑर्डर आता है, ये होता है स्पेशल प्राइस ऑर्डर। तो उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, ये अपन इसमें देखते हैं। ये एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हो सकता है, नॉर्मल ऑर्डर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और एक बात और ध्यान रखना, स्पेशल प्राइस ऑर्डर में जितनी क्वांटिटी का ना स्पेशल प्राइस ऑर्डर, या तो पूरा एक्सेप्ट होता है या पूरा रिजेक्ट होता है। पार्ट्स में आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मान लो आपके पास 5000 यूनिट का ऑर्डर आया स्पेशल प्राइस ऑर्डर, तो आपको पूरा 5000 यूनिट या तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या 5000 यूनिट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ये इसमें एक अजम्पशन होता है। ऐसा नहीं कि आप 5000 में से 2000 एक्सेप्ट कर लोगे, पूरा 5000 या तो एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट करो। कैसे एक्सेप्ट करोगे, कैसे रिजेक्ट करोगे? सबसे पहले क्या करो, उस स्पेशल प्राइस ऑर्डर से जो भी आपको सेल अमाउंट होगी, जो भी रेवेन्यू होगा वो ले लो। उस स्पेशल प्राइस ऑर्डर से जितनी भी सेल अमाउंट होगी वो आप पूरा ले लो। उस स्पेशल प्राइस ऑर्डर के कारण जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी वो ले लो। मान लो आप पेन बनाते हो तो पेन बनाने की जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो ले लेना। मान लो स्पेशल प्राइस ऑर्डर के कारण कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, आपको एक्स्ट्रा पैकिंग करनी पड़ रही है। उस कस्टमर ने आपसे क्या बोला कि एक एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा आपको, तो एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन की कॉस्ट लग रही है, एक्स्ट्रा पैकिंग वगैरह करनी पड़ रही है, वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी अपन ले लेंगे। स्पेशल प्राइस ऑर्डर के कारण कुछ एक्स्ट्रा लग रही है तो वो भी अपन ले लेंगे। तीसरा, स्पेशल प्राइस ऑर्डर के कारण जो भी आपकी एडिशनल फिक्स कॉस्ट लग रही है, कौन सी एडिशनल, अलोकेटेड वाली नहीं लेंगे, अलोकेटेड वाली तो इरेलीवेंट होती है, तो आपने कोई अलोकेट कर रखी है वो इरेलीवेंट होती है। कोई स्पेशल प्राइस ऑर्डर के कारण कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट लग रही है, मान लो अगर आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो तो आपको एक एडिशनल सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा, 20,000 रुपीज उसको देने पड़ेंगे, तो क्या होगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट हो गई, वो भी लेस कर देंगे। और तीसरा, अगर आपको रेगुलर सेल्स का लॉस होता है, अगर आपकी जो नॉर्मल सेल चलती है, जो जनरल सेल आपकी चलती है, उसका अगर लॉस होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेस करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ रेगुलर सेल, ये कब होगा? अगर आपके बिजनेस में कैपेसिटी की कमी है तो होगा। कैपेसिटी की कमी है तो आपके क्या होगा, रेगुलर सेल का लॉस हो जाएगा और उसकी फिर क्या लेस करनी पड़ेगी आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉर गुड, कंट्रीब्यूशन फॉर गुड, ये कंट्रीब्यूशन होता है। अब कैसे लेस करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आपके बिजनेस में कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की, आपकी जो नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल बोल दो या रेगुलर सेल्स बोल दो, ये होती है 6,000 यूनिट्स की, और स्पेशल प्राइस ऑर्डर आया 2,000 यूनिट्स का। बताओ कोई नॉर्मल सेल का लॉस होगा क्या? कैपेसिटी 10,000 की है, नॉर्मल सेल अभी आप 6,000 यूनिट की करते हो, स्पेशल प्राइस ऑर्डर आया 2,000 यूनिट का, कुछ नहीं होगा। आपके पास पहले से कैपेसिटी पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी पड़ी हुई है, आपको नॉर्मल सेल को कम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल सेल को कम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा होता आपकी कैपेसिटी यहाँ पे 10,000 की जगह 7,000 यूनिट्स होती, तो क्या होता? अब दिक्कत हो जाती। स्पेशल प्राइस ऑर्डर आया आपका 2,000 यूनिट का, कैपेसिटी 7,000 यूनिट की है, स्पेशल प्राइस ऑर्डर आया 2,000 का। इसको आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ता है, या तो पूरा एक्सेप्ट करना पड़ता है या पूरा रिजेक्ट करना पड़ता है। अगर आप इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेते हो तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बचेगी आपके पास, 5,000 यूनिट्स की। और नॉर्मल सेल आपकी कितनी होती थी, 6,000 की। अब कितनी कर पाओगे नॉर्मल, 5,000 कर पाओगे, और पहले कितनी होती थी, 6,000 की। कितने का लॉस हो जाएगा आपको, 1,000 यूनिट्स का। 1,000 यूनिट्स की नॉर्मल सेल को आपको कम करना पड़ेगा। तो 1,000 यूनिट्स पे जो नॉर्मल सेल पे जो कंट्रीब्यूशन होता था, जो कंट्रीब्यूशन आपका लॉस हुआ, वो कंट्रीब्यूशन लॉस अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपन यहाँ लेस कर देंगे। अगर ऐसा है तो कैपेसिटी की कमी है तो वो लेस कर देंगे। इससे आ जाएगा नेट बेनिफिट फ्रॉम स्पेशल ऑर्डर। पॉजिटिव आता है तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव आता है तो रिजेक्ट कर दो। पॉजिटिव आता है मतलब बेनिफिट हो रहा है स्पेशल ऑर्डर से, नेगेटिव आता है तो मतलब क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है स्पेशल ऑर्डर से। पॉजिटिव आता है तो एक्सेप्ट कर लो और नेगेटिव आता है तो रिजेक्ट कर दो। ये था स्पेशल प्राइस ऑर्डर, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अपन ने सब जो टेक्निक थी, सभी टेक्निक को अपन एग्जाम्पल से डिटेल में समझा भी था क्लास में। उसके बाद अपन ने देखा इसमें स्पेशल प्राइस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते वक्त आपको कुछ अदर फैक्टर भी देखने हैं। आपको बेनिफिट तो देखना ही है, लेकिन कुछ अदर फैक्टर भी बता रखे हैं जो आपको देखने हैं। अदर फैक्टर क्या देखने हैं, 4 फैक्टर और देखने हैं। एक स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस, एक बायर क्रेडिटवर्दीनेस, एक इंडस्ट्री एनालिसिस और एक एडिशनल टर्म्स। एक स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस देखने हैं कि उस ऑर्डर के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरे है नहीं है, ये देखने हैं आपको। फॉरेन लॉ, अगर मान लो एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो आपको फॉरेन लॉ को भी देखना है कि फॉरेन लॉ में क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं, फॉरेन लॉ में क्या पेनल्टीज वगैरह लग सकती है, या फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग कोई टैक्स वगैरह तो नहीं देना पड़ेगा, ये भी देखना है। इसके अलावा कोई नॉन कंप्लायंस करते हो तो पेनल्टी कितनी लगेगी, ये भी आपको देखना पड़ता है। बायर क्रेडिटवर्दीनेस, आपको उस बायर की औकात जाननी पड़ती है कि उस बायर का इतना बड़ा ऑर्डर लेने का औकात है या नहीं है। वो बायर की इतनी औकात है कि इतना बड़ा ऑर्डर खरीद सकता है, वो पेमेंट कर सकता है, इतना बड़ा ऑर्डर खरीद सकता है कि उसकी औकात आपको देखनी पड़ेगी। बायर का क्रेडिटवर्दीनेस जाननी पड़ेगी, उसका प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ेगा। उससे आप क्या कर सकते हो, वो बायर पहली बार आया आपके पास तो उससे पहले 100% एडवांस ले सकते हो। क्या पता वो तो ऐसे हवा में आपको ऑर्डर देके चला गया फिर आया ना, तो उससे आप 100% एडवांस ले सकते हो। एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो आप लेटर ऑफ ट्रेड ले सकते हो उससे। इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, अपनी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी करंट डिमांड क्या रहने वाली है और फ्यूचर डिमांड क्या रहने वाली है, वो भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और पोर्टर की 5 फोर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। और एक एडिशनल टर्म्स में आपको डिलीवरी टर्म्स देखनी पड़ेंगी, बैंक चार्ज देखने पड़ेंगे कि डिलीवरी
का पेमेंट कौन करेगा, आप करोगे या वो करेगा, या बैंक चार्जेस का पेमेंट आप करोगे वो करेगा, ये सब भी आपको इसमें देखने पड़ेंगे। तो क्या क्या देखने पड़ेंगे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, बाय क्रेडिट वर्दीनेस, इंडस्ट्री एनालिसिस और एडिशनल टर्म्स। हेडिंग क्या क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, बाय क्रेडिट वर्दीनेस, इंडस्ट्री एनालिसिस, एडिशनल टर्म्स, ये अंदर के कीवर्ड है। तो हेडिंग तो अच्छे से याद होनी चाहिए, अंदर के कीवर्ड थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको याद करने का मैंने मेमोरी वर्ड बनाया था आपको, BIAS, BIAS, B फॉर बाय क्रेडिट वर्दीनेस, I फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, A फॉर एडिशनल टर्म्स और S फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। इसके बाद अपने देखा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है, मान लो आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, वन से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हो आप, और आपके बिजनेस में रिसोर्स की कमी है, मटेरियल की कमी है, या तो या मैन पावर की कमी है, या मान लो आपके पास मशीन्स वगैरह की कमी है। तो अब मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो और रिसोर्स की कमी है, तो कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए, तो कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ये होता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। क्या बोला मैंने, आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो और आपके बिजनेस में रिसोर्स की कमी है, तो कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ये होता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। किसकी हेल्प से लिया जाता है, ये की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर की हेल्प से लेते हैं। की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर मतलब प्रोडक्शन करने का कोई भी फैक्टर है जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, मतलब प्रोडक्शन करने का कोई भी फैक्टर जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अवेलेबिलिटी कम, मतलब कोई भी रिसोर्स हो सकता है, वो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, मशीन हाउस भी हो सकता है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। जैसे मान लो मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपको बिजनेस में 5 लाख kg की और अवेलेबल है 4 लाख kg, तो मटेरियल क्या हो गया, की फैक्टर हो गया। मान लो मशीन हाउस की आपको रिक्वायरमेंट 10 लाख हाउस की और अवेलेबल है 8 लाख हाउस, तो मशीन हाउस क्या हो गया, की फैक्टर हो गया। रिक्वायरमेंट ज़्यादा अवेलेबिलिटी कम, वो क्या बन जाएगा, की फैक्टर। अब की फैक्टर की हेल्प से डिसीजन कैसे लोगे, तो आपको देखना पड़ेगा की फैक्टर क्या है, मटेरियल है, लेबर है या मशीन है। मटेरियल की फैक्टर है तो आपको निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, लेबर की फैक्टर है तो क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, और मशीन कैपेसिटी की फैक्टर है तो क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अब ये निकालोगे कैसे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर और कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालोगे कैसे। आपको क्वेश्चन में मल्टीपल प्रोडक्ट दे रखे होंगे, XYZ PQR या 2 प्रोडक्ट, कम से कम 2 प्रोडक्ट देंगे क्वेश्चन में, 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। सबसे पहले उनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले लो, टोटल से नहीं लेनी, यहाँ पे पर यूनिट में करना है, ये पर यूनिट में होता है सोल्व। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेनी है, लेस क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जिस भी रिसोर्स की शॉर्टेज है, मटेरियल की, लेबर की या मशीन हाउस की फैक्टर पर यूनिट, वो पर यूनिट का लिख दो कि पर यूनिट कितना कितना रिक्वायर्ड है, वो रिसोर्स पर यूनिट कितना कितना रिक्वायर्ड है वो लिख दो। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को की फैक्टर पर यूनिट से डिवाइड कर दो, ए को बी से डिवाइड कर दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को की फैक्टर पर यूनिट से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। कंट्रीब्यूशन आपको कैसे निकालना है, पर की फैक्टर मतलब पर यूनिट का निकालना है, पर की फैक्टर निकालना है, ऐसा नहीं कि टोटल में निकाल दिया। कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल दिया। अब कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर को देख के आपको रैंक अलोकेट करनी है, जिसका सबसे ज्यादा है उसको रैंक 1, उससे कम वाले को रैंक 2, सबसे कम वाले को रैंक 3, जिसका सबसे ज्यादा है उसको रैंक 1। हाईएस्ट टू लोएस्ट में आपको क्या करनी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट में आपको रैंक अलोकेट करनी है, जिसका हाईएस्ट आया सबसे पहले उसको रैंक 1, फिर उससे कम वाले को रैंक 2, फिर उससे कम वाले को रैंक 3। रैंक अलोकेट कर दिया आपने कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल के। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिसोर्स दे रखे हैं, मटेरियल, लेबर, मशीन हाउस वगैरह, उनकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी और अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट कितनी, अवेलेबिलिटी कितनी, और की फैक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। की फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, वो बन जाएगा की फैक्टर, वो बन जाएगा की फैक्टर। अब की फैक्टर बन गया आपके, की फैक्टर में देखना पड़ेगा आपका सिंगल की फैक्टर है, मल्टीपल की फैक्टर। सिंगल की फैक्टर मतलब ओनली एक रिसोर्स की शॉर्टेज है, खाली मटेरियल की शॉर्टेज, सिंगल की फैक्टर, खाली लेबर की शॉर्टेज, सिंगल की फैक्टर, खाली मशीन की शॉर्टेज, सिंगल की फैक्टर। मटेरियल की भी शॉर्टेज है, लेबर की भी शॉर्टेज है, क्या बन जाएगा, मटेरियल की फैक्टर। मटेरियल की भी शॉर्टेज है, लेबर की भी और मशीन की भी शॉर्टेज है, तीनों की शॉर्टेज है, क्या बन जाएगा, मल्टीपल की फैक्टर। मान लो आप 2 तरह की लेबर यूज करते हो, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, दोनों लेबर की शॉर्टेज है, बताओ क्या बनेगा, सिंगल या मल्टीपल, मल्टीपल की फैक्टर। मान लो आप 2 मशीन यूज करते हो, मशीन ए और मशीन बी, दोनों मशीन की शॉर्टेज है, क्या बनेगा, मल्टीपल की फैक्टर। तो ओनली सिंगल टाइप के सिंगल रिसोर्स की शॉर्टेज है, ओनली सिंगल टाइप के सिंगल रिसोर्स की शॉर्टेज है, तो ही क्या बनेगा, सिंगल, नहीं तो क्या बनेगा, मल्टीपल। तो देखना पड़ेगा आपके बिजनेस में कितने की फैक्टर है। सिंगल की फैक्टर है तो क्वेश्चन 2 तरह के आएंगे, एक तो आएगा प्रोड्यूस मोर देन 1 प्रोडक्ट, आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट क्वेश्चन में बनाने हैं, तो प्रोडक्ट मिक्स बनाना है आपको। क्या बनाना है, प्रोडक्ट मिक्स, वो लिखेगा प्रोडक्ट मिक्स बनाओ या प्रोड्यूस मोर देन 1 प्रोडक्ट करो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल लो, जो भी की फैक्टर था मटेरियल, लेबर या मशीन, उसका कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग रैंक अलोकेट कर दो हाईएस्ट टू लोएस्ट में, और रैंक के अकॉर्डिंग बना दो। जिसकी रैंक बनाई सबसे पहले उसको बना दो, फिर रैंक 2 वाले को, फिर रैंक 3 वाले को। सबसे पहले रैंक 1 वाले को बना लो, फिर रैंक 2 वाले को, फिर रैंक 3 वाले को, जितना बन जाए उतना बना लो, वही बन जाएगा आपका बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स, वो बन जाएगा आपका बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको सभी प्रोडक्ट में से कोई सा भी एक बनाना है। आप मान लो 3 प्रोडक्ट बनाते हो XYZ, लेकिन तीनों में से कोई सा भी एक बनाना है आपको। ऐसा नहीं कि तीनों बना सकते हो, तीनों में से कोई सा भी एक बनाना है, तीनों में से कोई सा भी एक बना सकते हो। अब क्या करोगे,
तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले आप निकालो जो भी आपके रिसोर्स की शॉर्टेज है या जो भी रिसोर्स आप यूज़ करते हो, उस रिसोर्स में आप मैक्सिमम यूनिट सभी प्रोडक्ट के कितने बना सकते हो, प्रोडक्ट एक्स की कितनी बना सकते हो, प्रोडक्ट वाई की कितनी बना सकते हो, प्रोडक्ट जेड की कितनी बना सकते हो, मैक्सिमम यूनिट कितनी बना सकते हो वो निकाल लो। जो भी रिसोर्स यूज़ करते हो उस रिसोर्स को यूज़ करके उस रिसोर्स को पूरा यूज़ करके आप मैक्सिमम यूनिट प्रोडक्ट एक्स की कितनी बना सकते हो, प्रोडक्ट वाई की कितनी बना सकते हो, प्रोडक्ट जेड की कितनी बना सकते हो, ये निकाल लो। फिर कंपेयर करो उससे डिमांड से, प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड की डिमांड कितनी है, मतलब कितना बना सकते हो और कितना बेच सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करो। कितना बना सकते हो और कितना सेल कर सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों का लोअर ले लो। कितना बना सकते हो और कितना बेच सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों का लोअर ले लो। अब लोअर क्यों लेते हैं, देखो अगर आप मान लो बना ज़्यादा सकते हो, किसी प्रोडक्ट की यूनिट बना ज़्यादा सकते हो लेकिन बेच कम सकते हो, तो ज़्यादा बना के करोगे क्या, अचार थोड़ी डालोगे ज़्यादा बना के, तो पड़ी रहेंगी फालतू में, तो अपन लेंगे लोअर ही। दूसरा, आप मान लो सेल तो ज़्यादा कर सकते हो, सेल तो आप 2000 यूनिट कर सकते हो लेकिन बना सकते हो 1800 यूनिट, तो 2000 बनाओगे कैसे, बनेंगे नहीं, तो क्या आएगा, लोअर ही आएगा। तो इन दोनों का लोअर ले लो। लोअर क्या आएगा, एक्चुअल में आप कितनी यूनिट बना के सेल कर सकते हो, एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बना के सेल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट एक्स का भी आ जाएगा, वाई का भी आ जाएगा, जेड का भी आ जाएगा, तीनों का आ गया। इनका तीनों का क्या निकालो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को एक्चुअल में कितनी यूनिट बना के सेल कर सकते हो, इससे इनटू कर दो, ये आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी। जिस प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा हो, जिस प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा हो वो बना दो, वो बना दो। ये था प्रोड्यूस एनी वन आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करो, मैक्सिमम कितनी यूनिट तीनों की बना सकते हो, या दो प्रोडक्ट है तो दो की या तीन की, कितनी बना सकते हो उनको कंपेयर करो, कितना बना सकते हो कितना बेच सकते हो, उन दोनों में से लोअर ले लो। लोअर क्या आएगा, एक्चुअल में कितना बना के सेल कर सकते हो, एक्चुअल में कितना बना के सेल कर सकते हो, इनटू कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, और जिस प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आएगा उसको अपन बना के सेल कर देंगे। अब मल्टीपल की फैक्टर है तो क्या होगा, अगर मोर देन वन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, तो क्या करना है आपको, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालना है, जैसे वहाँ निकालते थे। लेकिन सभी की फैक्टर के लिए, मटेरियल की छोटे मटेरियल के भी निकालो, मशीन की छोटे मशीन आर्ट्स के लिए भी निकालो, दो मशीन है दोनों मशीन की छोटे, मशीन ए के लिए भी निकालो, मशीन बी के लिए भी निकालो, क्या निकालो, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। सभी के लिए रैंक कैलकुलेट कर दो, मशीन ए के लिए भी कर दो, मशीन बी के लिए भी कर दो, मटेरियल की छोटे मटेरियल के लिए भी कर दो, क्या रैंक कैलकुलेट कर दो। अगर सभी के लिए रैंक सेम आती है, रैंक मान लो आ रही है 3 to 1 3 to 1 3 to 1, सभी के लिए रैंक सेम आ रही है, या 1 to 3 1 to 3 1 to 3 आ रही है, सभी की फैक्टर के लिए रैंक सेम आ रही है, तो एच पर रैंक बना दो, जैसा आप सिंगल की फैक्टर में करते थे। जिसकी सभी में रैंक बनाई है सबसे पहले उसको बना दो, जिसकी सभी में रैंक 2 आई है फिर उसको बना दो, जिसकी सभी में रैंक 3 आई है फिर लास्ट पे उसको बना दो, जितना बन जाए। लेकिन रैंक सेम नहीं आती, देखो रैंक सेम आना पॉसिबल भी नहीं है, रैंक डिफरेंट वगैरह ही आएगी। डिफरेंट आती है तो क्या होगा, तो दो केस हो सकते हैं, क्वेश्चन दो प्रोडक्ट का है या मोर देन टू प्रोडक्ट का क्वेश्चन है या मोर देन टू प्रोडक्ट क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट दे रखे हैं या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो देखना है। अगर टू प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, दो प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो वो किससे सोल्व होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग से सोल्व होगा। किससे सोल्व होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग से सोल्व होगा। अगर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो इक्वेशन मेथड से सोल्व होगा। उसमें सिंप्लेक्स भी लगा सकते हैं अपन, लेकिन वो इक्वेशन मेथड से सोल्व होगा। सिंप्लेक्स मेथड आपके कोर्स में नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे अपन, इक्वेशन मेथड से सोल्व करेंगे। और ये सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल भी लिए थे, अपन ने क्वेश्चन भी किए थे और एग्जाम्पल भी लिए थे, आपको पूरा मैंने समझा दिया था। ये था प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट। मल्टीपल की फैक्टर में दूसरा केस, सभी में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या करोगे, जो आप सिंगल की फैक्टर में करते थे सेम टू सेम वही काम करना है। मैक्सिमम कितना यूनिट बना सकते हो वो निकाल लो, मैक्सिमम कितना बना सकते हो कितना बेच सकते हो उन दोनों का लोअर ले लो, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है वो बना लेंगे, ये सेम टू सेम वही हो जाएगा। ये था की फैक्टर का केस जो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक नोट और था प्रोडक्ट मिक्स क्वेश्चन के लिए। प्रोडक्ट मिक्स क्वेश्चन के लिए था कि अगर प्रोडक्ट मिक्स बनानी है, आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, और उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि किसी प्रोडक्ट का आपने कोई ऑर्डर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है। मान लो एक प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड में से प्रोडक्ट जेड, उसका आपने ऑलरेडी एक ऑर्डर एक्सेप्ट कर रखा है 500 यूनिट का, जबकि प्रोडक्ट जेड की रैंक थर्ड आई है, रैंक लास्ट आई है। तो जो आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर रखा है उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, चाहे उसकी रैंक लास्ट है फिर भी आप उस ऑर्डर को आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस ऑर्डर को आपने एक्सेप्ट कर रखा है। अब आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते, कस्टमर को मना नहीं कर सकते, तो पहले उस ऑर्डर को पूरा करो और उसके बाद एज पर रैंक बनाओ। तो अगर आपने पहले से किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर एक्सेप्ट कर रखा है, चाहे उसकी रैंक लास्ट आई हो, पहले उस ऑर्डर के लिए बनाओ, पहले उस ऑर्डर को पूरा करो, फिर एज पर रैंक बनाओ, ये था अपना प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। इसको मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिया था डिटेल में। अब अपना अगला डिसीजन मेकिंग देखते हैं, मेक और बाई या आउटसोर्सिंग डिसीजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, मेक और बाई आउटसोर्सिंग डिसीजन। इसमें डिसीजन क्या लेते हैं अपन, कोई कंपोनेंट या प्रोडक्ट को घर में बनाया जाए, मतलब मैन्युफैक्चर किया जाए घर में, मतलब इन हाउस फैक्ट्री में बनाया जाए, या बाहर से परचेज किया जाए, आउटसोर्स कर दिया जाए, बाहर से परचेज कर दिया जाए। तो किसी कंपोनेंट या प्रोडक्ट को घर में बनाया जाए या बाहर से परचेज किया जाए, ये अपन डिसीजन लेते हैं। तो घर में बनाने की कॉस्ट कम आएगी तो घर में बना लेंगे, बाहर से परचेज करने की कॉस्ट कम आएगी तो बाहर से परचेज कर लेंगे, ऐसे ही डिसीजन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कैसे लेते हैं वो अपन डिटेल में देखते हैं। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन, एक होता है मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन। सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन क्या होता है, मान लो आप पेन बनाते हो और पेन के लिए चाहिए होता है आपको प्लास्टिक। क्या चाहिए होता है, कंपोनेंट प्लास्टिक। पेन बनाने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए होता है, कंपोनेंट बोल दो, मटेरियल बोल दो, कंपोनेंट चाहिए होता है प्लास्टिक। अभी आप प्लास्टिक मान लो
बाहर से परचेज करते हो। आपने देखा आपके बिजनेस में कैपेसिटी की कमी नहीं है, तो क्यों ना प्लास्टिक को भी घर में बना ले, प्लास्टिक को भी घर में बना ले। ये डिसाइड करते हैं सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन में, कि जो कंपोनेंट यूज करते हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो आपका प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए कोई कंपोनेंट यूज करते हो आप, उस कंपोनेंट को भी घर में बनाएं या बाहर से परचेज करें, उस कंपोनेंट को घर में बनाएं या बाहर से परचेज करें, आपके पास यहाँ कभी भी कैपेसिटी की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है। तभी आप ये सोच रहे हो, तभी तो सोच रहे हो कि घर में बनाएं या बाहर से परचेज करें। ये है सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन, कैपेसिटी की इसमें कभी कमी नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल है, मान लो आप कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, कोल्ड ड्रिंक का लिक्विड बनाते हो। अब कोल्ड ड्रिंक के लिक्विड को पैक करने के लिए चाहिए होती है आपको बोतल, तो ये बोतल क्या हो गई, कोल्ड ड्रिंक जो बनाते हो आप इसके लिए बोतल क्या हो गई, कंपोनेंट हो गई। तो इस खाली बोतल को घर में बनाएं या बाहर से परचेज करें, ये होता है सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन। सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन में कभी भी कैपेसिटी की आपकी कमी नहीं होगी। कैपेसिटी की कमी नहीं है इसलिए आप सोच रहे हो कि घर में बनाएं, नहीं तो क्यों सोचते। दूसरा केस, मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन, इसमें हमेशा कैपेसिटी की कमी होगी। क्या है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो, मान लो आप पेन भी बनाते हो, पेंसिल भी बनाते हो, मार्कर भी बनाते हो, आप हाइलाइटर भी बनाते हो, मान लो रबर भी बनाते हो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाते हो, और आपके बिजनेस में कैपेसिटी की कमी है। आपके बिजनेस में क्या है, कैपेसिटी की कमी है। तो कौन सा प्रोडक्ट घर में बनाएं और कौन सा बाहर से परचेज कर ले, कौन सा प्रोडक्ट घर में बना ले और सा बाहर से परचेज करके सेल करें। तो कौन सा प्रोडक्ट घर में बनाएं और कौन सा बाहर से परचेज करके सेल करें। घर में बनाएं मतलब फैक्ट्री में बनाएं। तो ये डिसीजन करेंगे मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन में क्या करते हैं वो देख लेते हैं। सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन में अपन निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ बाइंग। कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ बाइंग निकालेंगे, घर में बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी और बाहर से परचेज करने की कॉस्ट कितनी आएगी, पर यूनिट पे निकालते हैं। इंस्टीट्यूट हमेशा ज़्यादातर क्या करता है, इसको पर यूनिट में करता है, तो अपन भी पर यूनिट की निकालेंगे, क्योंकि कंपेयर इंस्टीट्यूट क्या करता है, पर यूनिट का करता है। या तो आप एक बार टोटल निकाल लो, लास्ट पे कर दो कन्वर्ट पर यूनिट, या एक बार पर यूनिट निकाल लो, डायरेक्टली पर यूनिट निकाल लो। कैसे भी निकालोगे, पर यूनिट दिखानी है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग पर यूनिट दिखानी है और कॉस्ट ऑफ बाइंग भी आपको पर यूनिट दिखानी है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या आएगी, 3 आएगी। एक तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रोडक्ट को घर में बनाने की वेरिएबल कॉस्ट, और वो भी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग की। सेलिंग वगैरह की नहीं आएगी, सेलिंग वगैरह की नहीं आएगी। उस कंपोनेंट को घर में बनाने की वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग क्यों आएगी, आप पेन बनाते हो और पेन के लिए चाहिए आपको प्लास्टिक। आप डिसाइड क्या कर रहे हो, प्लास्टिक को घर में बनाएं या बाहर से परचेज करें। घर में बनाओगे प्लास्टिक बना के सेल थोड़ी करोगे, सेल नहीं करोगे, आप पेन बनाने में यूज़ करोगे। प्लास्टिक को आप सेल नहीं करोगे, पेन बनाने में यूज़ करोगे। जब पेन बनाने में यूज़ करोगे प्लास्टिक को, ना तो आपको इसकी सेलिंग करनी, ना कोई एडवर्टाइजिंग करनी। प्लास्टिक एडवर्टाइजिंग थोड़ी करनी है, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे या एडवर्टाइजिंग के खर्चे आपको नहीं लेने। खाली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी लेनी है, मैन्युफैक्चरिंग की। ये कंपोनेंट के क्वेश्चन में अपन वेरिएबल कॉस्ट क्या लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी लेनी है, मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट लेनी है आपको। दूसरा, अब पेन के लिए आपको चाहिए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक आप सोच रहे हो घर में बनाने या बाहर से परचेज करें, तो प्लास्टिक को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट लगेगी। मान लो आपको एडिशनल इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा या एडिशनल सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, तो कोई भी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट लगेगी, वो भी ले लेंगे। एक कॉस्ट और ले लेंगे इसमें, अगर क्वेश्चन में दे रखी है, वैसे देता नहीं है लेकिन फिर भी दे रखी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग, घर में बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। घर में बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मान लो अभी आप प्लास्टिक बाहर से खरीदते थे, प्लास्टिक जो कंपोनेंट प्लास्टिक है, पेन बनाने के लिए चाहिए प्लास्टिक। अब सोचा आप घर में बना लेते, घर में आपके पास कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो कैपेसिटी खाली हुई थी, काफ़ी खाली पड़ी थी आपकी कैपेसिटी, तो आपने क्या कर रखा था, खाली कैपेसिटी को, या जो आपके पास खाली रूम था, फैक्ट्री में खाली रूम था, उसको रेंट पे दे रखा था। अब प्लास्टिक घर में बनाओगे तो आपको वो रूम खाली करवाना पड़ेगा। रूम को आपने रेंट पे छड़ा दिया था ऐसे ही, क्योंकि खाली पड़ा था रूम, तो आपने रेंट पे छड़ा रखा था। अब फैक्ट्री में अगर आप प्लास्टिक बनाओगे तो वो रूम आपको खाली करवाना पड़ेगा। रूम खाली करवाना पड़ेगा, आपको रेंट फॉरगो हो जाएगा। घर में बनाने के चक्कर में आपका रेंट फॉरगो हो जाएगा, तो घर में बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लेंगे। घर में बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेनली क्या होती है, रेंट फॉरगो होती है, रेंट फॉरगो। तो रेंट फॉरगो ले लेंगे, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग। कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या आएगी, बाहर से परचेज करोगे तो परचेज प्राइस लगेगी आपकी। मान लो बाहर से आप प्लास्टिक परचेज करते हो 50 रुपये पर केजी, तो 50 रुपीज़ आपका परचेज प्राइस हो गई। एनी अदर कॉस्ट क्या आ सकती है, फ्रेट की कॉस्ट लग सकती है। घर में बनाते तो घर में फैक्ट्री में बना लेते, कोई फ्रेट वगैरह नहीं लगता। फैक्ट्री में बनाते प्लास्टिक और फिर उसी से पेन बना लेते फैक्ट्री के अंदर ही, कोई फ्रेट नहीं लगता। अब मान लो बाहर से परचेज कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री जयपुर में और परचेज कर रहे हो आप मुंबई से परचेज कर रहे हो, मुंबई से आप जयपुर लेके आ रहे हो, तो आपको फ्रेट वगैरह देना पड़ सकता है, भाड़ा वगैरह आपका लग सकता है। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो फ्रेट वगैरह की कॉस्ट अपन बाइंग वाले केस में ऐड कर देंगे। तो मेकिंग और बाइंग दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर आएगा वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट कंपेयर नहीं कर रहे कॉस्ट। तो अगर घर में बनाने की कॉस्ट कम है तो घर में बना लो, बाइंग वाली कॉस्ट कम है तो बाहर से परचेज कर लो। कॉस्ट में क्या लेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया, इसका भी मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया था आपको। इसके बाद देखा आपने मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन। मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन ये क्या है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो और आपके बिजनेस में रिसोर्स की कमी है, तो कौन सा प्रोडक्ट घर में बनाए, कौन सा बाहर से परचेज करें, ये डिसीजन लेना है आपको। आपके पास बाहर से परचेज करने की भी ऑप्शन है प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले निकालो आप सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। क्या निकालो, सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग घर में करते हो तो पर यूनिट क्या सेविंग आएगी आपकी, सभी प्रोडक्ट की। मान लो आप 4 प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट A B C D सभी के निकाल लो। कैसे निकालोगे, बाहर की प्राइस ले लो, आउटसाइड प्राइस या बाइंग कॉस्ट, बाहर से कितने में पड़ेगा आउटसाइड प्राइस ले लो पर यूनिट, माइनस घर में बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी वाली लेनी है अभी, मैन्युफैक्चरिंग वाली लेनी है, सेलिंग वाली कुछ काम की नहीं होती यहाँ पे।
तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी लेनी, मैन्युफैक्चरिंग वाली पर यूनिट की ले लो। ये भी आउटसाइड प्राइस ले लो, बाइंग कॉस्ट ले लो पर यूनिट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, इसमें से लेस कर दो, ये आपकी आ जाएंगी सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। क्या जाएगी, सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, मतलब किसी प्रोडक्ट की आउटसाइड प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से कम है, किसी प्रोडक्ट की आउटसाइड प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से कम है। मान लो बाहर प्रोडक्ट डी पड़ता है आपके 12 रुपीज़ का, घर में इसको मैन्युफैक्चर करोगे तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 14 रुपीज़, तो ये नेगेटिव आ गई सेविंग ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे प्रोडक्ट को तो बिना सोचे समझे आउटसोर्स कर दो। अगर आउटसाइड प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से कम है तो इसको तो बिना सोचे समझे आउटसोर्स कर दो। आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है फिर भी क्या कर दो, इसको तो बिना सोचे समझे आउटसोर्स कर दो। इसको तो बिना सोचे समझे ही क्या कर दो, आउटसोर्स कर दो, ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ, काम ही खत्म इसका। तो इसका काम हो गया, इसका काम यही हो जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट की आउटसाइड प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से भी कम है तो आपकी सेविंग्स नेगेटिव आएगी। सेविंग्स नेगेटिव आएगी, उस प्रोडक्ट को तो आपको बाहर से परचेज करना है, उसका काम तो हो चुका, कमा उसका काम तो यहाँ खत्म हो चुका। अब बचे हुए जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी और सी, इनके लिए क्या निकालो आप, सेविंग्स पर की फैक्टर। क्या निकालो, सेविंग्स पर की फैक्टर। सेविंग्स पर की फैक्टर जैसे अपन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में निकालते हैं, वहाँ क्या निकालते थे, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। क्या निकालेंगे, सेविंग्स पर की फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालोगे, सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट ले लो, ऊपर निकाली ना अपन सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, तीनों की ले ली ए बी सी की, डिवाइड कर दो की फैक्टर पर यूनिट। जिस भी रिसोर्स की शॉर्टेज है, मैंने बोला था इस क्वेश्चन में हमेशा रिसोर्स की शॉर्टेज होगी, तो जिस भी रिसोर्स की शॉर्टेज है, मटेरियल, लेबर, मशीन, यहाँ सिंगल की फैक्टर होगा, हमेशा सिंगल की फैक्टर होगा, डबल वगैरह कुछ नहीं होगा। उस रिसोर्स से डिवाइड कर दो, आप क्या आ जाएगी, सेविंग्स पर की फैक्टर। क्या आ जाएगी, सेविंग्स पर की फैक्टर आ जाएगी। और सेविंग्स पर की फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या कर दो, रैंक दे दो मैन्युफैक्चरिंग प्रेफरेंस के लिए। जिसकी रैंक बनाई, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट पे रैंक देना, सेम टू सेम हाईएस्ट टू लोएस्ट पे रैंक देना। जिसकी रैंक बनाई सबसे पहले उसको घर में बना लो, फिर रैंक 2 वाले को बना लो जितना बन जाए, फिर रैंक 3 वाले को बना लो जितना बन जाए, और बाकी जितना भी बच गया सारा आउटसोर्स कर दो। रैंक के अकॉर्डिंग बना लो, जिसका सबसे पहले रैंक बनाई सबसे पहले उसको बनाओ, फिर रैंक 2 वाले को, फिर रैंक 3 वाले को, और जितना बच गया, जितना आपकी कैपेसिटी होता तो बना लो, और जितना बच जाए वो पूरा का पूरा बाहर से परचेज कर लो। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या करते थे, जितना बन जाता था उतना बना लेते थे, बाहर से कुछ परचेज नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ बाहर की डिटेल देता नहीं था वो। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जितना बन जाए उतना बना लो, जितना बच जाए वो बाहर से परचेज कर लो। अब इसमें एक नोट, स्पेशल नोट हो रहा है, मान लो कोई प्रोडक्ट बाहर अवेलेबल ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट बाहर अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे। मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, प्रोडक्ट सी बाहर अवेलेबल ही नहीं है, प्रोडक्ट सी बाहर अवेलेबल नहीं है तो ना तो उसकी सेविंग ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट निकलती, ना ही उसका सेविंग्स पर की फैक्टर निकलता, कुछ नहीं निकलता। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करना है आपको, सबसे पहले बनाना है। सब चीजें भूल जाओ, रैंक वगैरह सब भूल जाओ। अगर कोई प्रोडक्ट बाहर अवेलेबल ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट बाहर अवेलेबल ही नहीं है तो सबसे पहले उसको बनाओ, सब चीजें भूल के सबसे पहले उसको बनाओ, फिर एज पर रैंक बनाओ। सेम वहाँ जैसे करते थे ना, कोई प्रोडक्ट का अगर आपने वहाँ ऑर्डर एक्सेप्ट कर रखा है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में, तो सबसे पहले उसको बनाओ, चाहे रैंक कैसे भी आए। इसमें भी ऐसा कुछ केस है कि कोई प्रोडक्ट बाहर अवेलेबल ही नहीं है तो सब चीजें भूल जाओ और सबसे पहले उसको बनाओ, सबसे पहले उसको आप बना लो। अब मेक और बाय डिसीजन में कुछ अदर फैक्टर भी आपको देखने पड़ते हैं, कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, बेनिफिट तो देखना पड़ता है, कुछ अदर फैक्टर क्या क्या देखने पड़ते हैं वो एक बार और देख लो। एक देखना पड़ता है आपको क्वालिटी ऑफ गुड्स, घर में बनाने में क्वालिटी कैसे आएगी, बाहर से परचेज करने में क्वालिटी कैसे आएगी। दूसरा, सप्लाई रिलायबल है या नहीं है, सप्लाई टाइमली डिलीवरी देगा और क्वालिटी वाली डिलीवरी देगा या नहीं देगा, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई, सप्लायर की औकात है कि आपका ऑर्डर पूरा करने की। आप तो बड़े बड़े ऑर्डर दोगे तो सप्लायर आपके बड़े बड़े ऑर्डर पूरा कर पाएगा क्या, सप्लायर की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। और चौथा, आपको घर में बनाने के लिए लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, आपके घर में बनाने के लिए लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करना पड़ता है। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट जो है वो उसकी डिमांड देखनी पड़ती है, रेगुलर डिमांड है या सीजनल डिमांड है, कभी कभार डिमांड आती है, रेगुलर डिमांड है, ये भी चेक करना पड़ता है। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप कोई कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस यूज करते हो, कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस यूज करते हो तो वो भी देखना पड़ता है कि कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है तो ऐसा प्रोडक्ट तो घर में बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। फालतू में बाहर बनाओगे तो आपको अपना प्रोसेस शेयर करना पड़ जाएगा और वो फिर लीक वगैरह हो सकता है। और लास्ट, अल्टरनेटिव यूज ऑफ कैपेसिटी, आपकी जो एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है सिंगल कंपोनेंट के केस में तो उसके कुछ अल्टरनेटिव यूज है क्या। अल्टरनेटिव यूज मतलब आप कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो, कंपोनेंट बनाने के बजाय आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, तो कोई अल्टरनेटिव यूज देखो, क्या पता अल्टरनेटिव यूज में ज़्यादा फायदा हो रहा हो, तो वो भी आप चेक कर लो। तो ये सब पॉइंट आपको और देखने पड़ते हैं। कैसे याद करोगे, एफ क्यू कार्ड से याद कर सकते हो। एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई, क्यू फॉर क्वालिटी ऑफ गुड्स, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसेस, ए फॉर अल्टरनेटिव यूज ऑफ कैपेसिटी, आर फॉर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर और डी फॉर डिमांड रेगुलेटरी ऑफ प्रोडक्ट। ये था आपका क्वालिटी भी अदर फैक्टर इन मेक और बाय डिसीजन। फिर अपन ने देखा कीप और ड्रॉप, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू डिसीजन, इसको अपन शटडाउन डिसीजन भी बोलते हैं। कीप और ड्रॉप डिसीजन, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू डिसीजन, दो केस होते हैं इसमें। केस 1, टेम्पररी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस या प्रोडक्शन, आपको लग रहा है कि मंदी का पीरियड आने वाला है, कुछ मंथ या कुछ टाइम मंदी का पीरियड चलेगा, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 2 मंथ्स मंदी का पीरियड चलने वाला है। तो आप देख रहे हो कि बिजनेस में लॉस होंगे, आपको बिजनेस करने में लॉस होंगे या प्रोडक्शन करने में लॉस होंगे, तो कुछ मंथ के लिए परमानेंटली नहीं बोल रहा मैं, कुछ मंथ के लिए बिजनेस को कंटिन्यू रखा जाए या बंद कर दिया जाए, कुछ मंथ के लिए बिजनेस को कंटिन्यू रखा जाए या बंद कर दिया जाए, ये आप डिसीजन मेकिंग करोगे। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करोगे, कुछ मंथ के लिए, 3 मंथ 6 मंथ के लिए बिजनेस को बंद कर दिया जाए या कंटिन्यू रखा जाए, मंदी के पीरियड में बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए या कंटिन्यू रखा जाए, बिजनेस को या आपके प्रोडक्शन प्लांट को, प्रोडक्शन को बोल दो या बिजनेस को बोल दो, एक ही बात है। तो प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाए या कंटिन्यू रखा जाए, ये अपन डिसीजन मेकिंग करेंगे। कैसे करेंगे, अपन एक्सपेक्टेड लॉस निकालेंगे कि अपन को कितना लॉस होगा, कंटिन्यू करते हैं तो कितना लॉस होगा, डिसकंटिन्यू करते हैं तो कितना लॉस होगा, कुछ मंथ के लिए जो कंटिन्यू करेंगे या कुछ मंथ के लिए डिसकंटिन्यू करते हैं तो कितना लॉस होगा। कंटिन्यू करते हैं तो देखो क्या होगा,
आपको सेल्स होगी, कंटिन्यू करोगे अगर आप बिजनेस को तो सेल्स होगी, कुछ ना कुछ सेल होगी। मान लो आपकी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है, लेकिन मान लो 5,000 यूनिट बिकेगी, क्योंकि मंदी का वेट चलेगा तो 5,000 यूनिट ही सेल कर पाओगे। चलो कोई कुछ ना कुछ सेल तो होगी, तो 5,000 यूनिट की सेल हो जाएगी मान लो, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट आपने लेस कर दी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका। कंट्रीब्यूशन तो आएगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा। अब फिक्स कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगेगी क्योंकि कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है, काफ़ी कम सेल चल रही है आपकी, 5,000 6,000 यूनिट की सेल चल रही है, फिक्स कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है। फिक्स कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो लॉस आएगा हमेशा, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही आता तो अपने डिसीजन लेते ही नहीं। क्यों लेते हैं? जब प्रॉफिट आ रहा है तो दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको एक्सपेक्टेड लॉस का लग रहा है कि हाँ लॉस आने वाला है आपको, तो अपन डिसीजन लेते हैं कि कुछ मंथ के लिए लॉस को कम करने के लिए या तो बिजनेस को कंटिन्यू कर लें या डिसकंटिन्यू करें, क्या करें, ये डिसीजन लेते हैं। तो हमेशा क्या आएगा आपका? लॉस आएगा, कंटिन्यू करने में लॉस आएगा। लॉस आ गया कंटिन्यू करने का। अब डिसकंटिन्यू करने का लॉस निकालो। देखो डिसकंटिन्यू कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आपका जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? डिसकंटिन्यू कर दोगे तो सेल कैसे करोगे? सेल होगी नहीं, तो कंट्रीब्यूशन जीरो। अब फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होती। देखो फिक्स कॉस्ट क्या है? कम हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन जीरो नहीं होगी। पहले मान लो आपकी फिक्स कॉस्ट 40 लाख लग रही थी, अब हो जाएगी मान लो 30 लाख 25 लाख हो सकती है, कम हो जाएगी, लेकिन जीरो क्यों नहीं होगी? फिक्स कॉस्ट जैसे मान लो पहले आप फैक्ट्री का रेंट देते थे, 10 लाख रुपीज फैक्ट्री का रेंट देते थे। अब आप 3 मंथ के लिए फैक्ट्री को बंद करने का सोच रहे हो। फैक्ट्री का जो ओनर है जिसको रेंट देते थे वो 3 मंथ का आपका रेंट माफ कर देगा क्या? नहीं करेगा, वो तो आपको पे ही करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट कुछ कुछ कंटिन्यू क्या रहेगी? अभी भी लगेगी और कुछ कुछ कम भी हो सकती है। कम कैसे हो सकती है? मान लो आपने सुपरवाइजर हायर कर रखे थे, सुपरवाइजर, उनको आप सैलरी देते थे 5 लाख की। अब आपने सोचा 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए बिजनेस बंद कर देते हैं 3 मंथ के लिए, तो आपने सुपरवाइजर को निकाल दिया और 5 लाख की आपकी सैलरी बच गई। तो कुछ फिक्स कॉस्ट आपकी कम भी हो सकती है, अवॉइड भी हो सकती है, कुछ अनअवॉइडेबल भी है। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी लेनी है? ऐसी फिक्स कॉस्ट लेनी है जो डिसकंटिन्यू के बाद भी कंटिन्यू रहेगी, डिसकंटिन्यू के बाद भी आपकी लगती रहेगी, मतलब अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर ले लेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट जो लग रही थी आपकी उसमें से लेस कर देंगे, जो फिक्स कॉस्ट शट डाउन करने के कारण अवॉइड हो जाएगी, जो फिक्स कॉस्ट शट डाउन करने के कारण आप कम कर लोगे, अवॉइड हो जाएगी, वो लेस कर देंगे। तो अनअवॉइडेबल जो कंटिन्यू करने में भी लग रही थी और डिसकंटिन्यू करने में भी लग रही थी, वो फिक्स कॉस्ट अपन यहाँ ले लेंगे। जो डिसकंटिन्यू करने में भी कंटिन्यू रहेगी, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, पहले भी 10 लाख लग रहा था, अभी भी 10 लाख लग रहा है, तो 10 लाख अभी भी ले लेंगे, तो वो फिक्स कॉस्ट अपन यहाँ ले लेंगे। इसके बाद शटडाउन और रीओपनिंग कॉस्ट, आपकी एक कॉस्ट और आएगी शटडाउन करने की और रीओपनिंग करने की। जब आप अपना प्रोडक्शन बंद करोगे तो शटडाउन करना पड़ेगा आपको। शटडाउन करोगे तो आपको कुछ कंप्लाइंस वगैरह करने पड़ जाएंगे, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा, आपको जो आपने जिन सुपरवाइजर वगैरह को निकाला, लेबर वगैरह को निकाला, उनको कंपनसेशन देना पड़ सकता है, वो शटडाउन कॉस्ट आ गई। दूसरा, रीओपनिंग करोगे जब फिर से फैक्ट्री की 3 महीने बाद 6 महीने बाद रीओपनिंग करोगे तो क्या है, आपने बड़ी बड़ी मशीनों को बंद किया था, अब उनको फिर से सेटअप करना पड़ेगा, फिर से सेटअप वगैरह की कॉस्ट आ जाएगी, तो सेटअप वगैरह की कॉस्ट और आ सकती है, रीओपनिंग करने की भी कॉस्ट आ सकती है, तो शटडाउन और रीओपनिंग कॉस्ट और आएगी, ये भी फिक्स नेचर की कॉस्ट होती है, ये और आ जाएगी आपकी। तो इस केस में भी आपको लॉस होगा, दोनों केस में लॉस होगा, कंटिन्यू में भी डिसकंटिन्यू में भी। इन दोनों लॉस को क्या करो, कंपेयर करो। जिसमें लॉस कम आ रहा है, कंटिन्यू करने में लॉस कम आ रहा है तो कंटिन्यू कर लो, डिसकंटिन्यू करने में लॉस कम आ रहा है तो डिसकंटिन्यू कर दो। जिसमें लॉस कम आ रहा है वो आप कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज पूछ लेता है, शट डाउन पॉइंट। क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है? शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? ये एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। कैसा ब्रेक इवन पॉइंट होता है? ये बताता है कि अगर आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देते हो तो सेल्स कितना होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेड सेल कितनी होनी चाहिए। सेल्स का वो पॉइंट बताता है जहां डिसकंटिन्यू करने पे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सेल्स का वो पॉइंट बताता है जहां अगर आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू भी कर देते हो तो ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मतलब एक तरीके से क्या बताता है, आप मंदी के पीरियड में एक्सपेक्टेड कितनी सेल करो जहां कंटिन्यू करने में भी लॉस और डिसकंटिन्यू करने का लॉस बराबर है, जहां कंटिन्यू करने का लॉस और डिसकंटिन्यू करने का लॉस बराबर है, जहां कंटिन्यू करने का लॉस और डिसकंटिन्यू करने का लॉस बराबर है, ये बताता है शट डाउन पॉइंट। ये एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट होता है। सेल्स की एक्सपेक्टेड यूनिट बताता है कि अगर आप इतनी यूनिट सेल कर सकते हो, एक्सपेक्टेड सेल इतनी हो सकती है अगर आपकी मंदी के पीरियड में, तो चाहे कंटिन्यू करो चाहे डिसकंटिन्यू करो बराबर लॉस आएगा। कंटिन्यू करो चाहे डिसकंटिन्यू करो बराबर आएगा। मतलब डिसकंटिन्यू करने से ना आपको नफा होगा ना नुकसान होगा, डिसकंटिन्यू करने से ना आपको नफा होगा ना नुकसान होगा, ये बताता है। कैसे निकालते हैं? कंटिन्यू करने में टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? अगर आप कंटिन्यू करते हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट मान लो आपकी देते रहती है 50 लाख, वो ले लेंगे, माइनस कर देंगे। अगर डिसकंटिन्यू कर देते हो, बंद कर देते हो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, कितनी फिक्स कॉस्ट रहेगी, तो वो फिक्स कॉस्ट ले लेंगे। और फिक्स कॉस्ट में ये शटडाउन और रीओपनिंग कॉस्ट भी इंक्लूड कर लेंगे। शटडाउन और रीओपनिंग कॉस्ट भी क्या है, फिक्स नेचर की कॉस्ट है, वो भी ले लेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू में कितनी रहती है वो ले लेंगे, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट अगर डिसकंटिन्यू कर देते तो कितनी रहेगी ये ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ये आपका आ जाएगा शटडाउन पॉइंट। सेल्स का वो पॉइंट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड सेल का वो पॉइंट आ जाएगा जहां चाहे आप कंटिन्यू करो चाहे डिसकंटिन्यू करो बराबर बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर लॉस आएगा। तो मान लो ये आ गया 10,000 यूनिट का, तो 10,000 यूनिट का अगर मान लो ये आ गया, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड सेल मंदी का पीरियड है मान लो 3 मंथ का, 3 मंथ में अगर आपकी एक्सपेक्टेड सेल 10,000 यूनिट रहती है तो चाहे कंटिन्यू करो चाहे डिसकंटिन्यू करो बराबर बात है, लॉस बराबर आएगा। और 10,000 से ज्यादा एक्सपेक्टेड सेल रहती है तो कंटिन्यू करने में फायदा है, और 10,000 से कम रहती है, 10,000 से कम रहती है तो डिसकंटिन्यू करने में फायदा है। ये पॉइंट ये हेल्प करता है, सीधा बता देता है आपको कि कंटिन्यू करने में फायदा है, डिसकंटिन्यू करने में फायदा है। लेकिन आपको आंसर कैसे देना है, एक्सपेक्टेड लॉस निकाल के देना है। ये तो अलग से पूछे तो बताना है शटडाउन पॉइंट, ऐसा नहीं कि शटडाउन पॉइंट निकाल के आंसर दे दिया, ये तो अलग से पूछे तो बताना है, बाकी एक्सपेक्टेड लॉस निकाल के आपको आंसर देना है।
तो 10,000 यूनिट मान लो शटडाउन पॉइंट आया, तो 10,000 यूनिट पे कंटिन्यू डिसकंटिन्यू दोनों केस में क्या होगा, लॉस बराबर आएगा। 10,000 यूनिट से ज़्यादा सेल करते हो, 10,000 यूनिट से ज़्यादा सेल करते हो, एक्सपेक्टेड सेल आपकी 10,000 से ज़्यादा रहने वाली है तो कंटिन्यू करने में फायदा है, 10,000 से कम रहने वाली है तो बंद करने में फायदा है। इस अकॉर्डिंग भी आप डिसीजन कर सकते हो, लेकिन डिसीजन नंबर को तो एक्सपेक्टेड लॉस निकाल के करना है। शटडाउन पॉइंट अलग से पूछे तो आप बता सकते हो। इसका भी एग्जाम्पल से समझ लिया था। इसके बाद हमने देखा था डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट या डिवीजन। एक केस हो रहा है इसमें डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट या डिवीजन। ये क्या बताता है कि आप मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो या आपके काफ़ी सारे डिवीजन है, उनमें से कोई प्रोडक्ट या कोई डिवीजन आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा या लॉस दे रहा है, कोई प्रोडक्ट या कोई डिवीजन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है या लॉस दे रहा है। जैसे मान लो आप 3 प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट ए, बी और सी। प्रोडक्ट सी आपको लॉस दे रहा है या प्रोडक्ट सी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो उस प्रोडक्ट सी को कंटिन्यू रखा जाए या डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, प्रोडक्ट सी को कंटिन्यू रखा जाए या बंद कर दिया जाए, ये अपन डिसाइड करते हैं। टेम्पोररी नहीं, हमेशा के लिए प्रोडक्ट सी को कंटिन्यू रखा जाए या डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, ये अपन डिसाइड करते हैं। क्या निकालते हैं अपन, नेट गेन या लॉस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस। अगर उस प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो उस नेट गेन कितना होगा या नेट लॉस कितना होगा निकालते हैं। सबसे पहले गेन निकालते हैं, डिसकंटिन्यू करने के फायदे, प्रोडक्ट सी को बंद करने के फायदे निकालते हैं। प्रोडक्ट सी को बंद करने के 2 फायदे होंगे। एक तो प्रोडक्ट सी के कारण जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट लगती थी, मान लो प्रोडक्ट सी के लिए आपको स्पेशल एक सुपरवाइजर रखना पड़ता था, अब उसको निकाल दोगे आप तो वो फिक्स कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी, तो एक स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट सी की ले लेंगे। दूसरा अपॉर्चुनिटी गेन ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। ये क्या है, अगर आप प्रोडक्ट सी को बंद कर दोगे आपकी कैपेसिटी, आपके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी हो जाएगी। अब आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी में मान लो आपने स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट डी, तो प्रोडक्ट डी से जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो क्या है, अपॉर्चुनिटी गेन ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस। मान लो आपने एक्स्ट्रा कैपेसिटी को रेंट पे दे दिया, तो रेंट की इनकम क्या है, अपॉर्चुनिटी गेन ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस। क्वेश्चन में दे रखी है तो अपन ले लेंगे। बाकी मेन क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट सी को बंद करने से आपकी सेव हो जाएगी, वो ले लेंगे। दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी गेन हो रहा है उसको बंद करने से, अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं, अपॉर्चुनिटी गेन, उसको बंद करने से आप कोई दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट कर दोगे, उससे कंट्रीब्यूशन हुआ, आपने उसको बंद करके जो जगह खाली हुई उसको रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट आ गया, तो ये आ गया गेन डिसकंटिन्यू करने का। अब डिसकंटिन्यू करने के नुकसान क्या क्या होंगे, 2 नुकसान होंगे। एक तो कंट्रीब्यूशन लॉस, पहले प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ यूनिट आप सेल करते थे, कुछ ना कुछ यूनिट सेल करते थे तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपका आता था, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपका आता था, वो कंट्रीब्यूशन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप बंद कर दोगे प्रोडक्ट तो कंट्रीब्यूशन आना बंद हो जाएगा। दूसरा एनी अदर लॉस। एनी अदर लॉस क्या है, ये स्पेशल लॉस है। मान लो कुछ कस्टमर ऐसे थे आपके जो प्रोडक्ट सी के हाथ आपका प्रोडक्ट ए भी खरीदते थे, प्रोडक्ट सी के हाथ ए भी खरीदते थे। अब आपने सी बंद कर दिया तो प्रोडक्ट ए की सेल कम हो गई आपकी। अब वो आपने तो सी बंद कर दिया, वो कस्टमर अब कहीं और से प्रोडक्ट सी खरीदते हो, कहीं और से ए खरीद लेते हैं, तो आपके प्रोडक्ट ए की सेल क्या हो गई, कम हो गई। प्रोडक्ट सी को बंद करने के चक्कर में प्रोडक्ट ए की सेल कम हो गई, तो प्रोडक्ट ए पे जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो क्या है, एनी अदर लॉस। सी को डिसकंटिन्यू करने के चक्कर में एनी अदर लॉस ये हो गया। एक और लॉस हो सकता है, मान लो आप पहले प्रोडक्ट ए, बी और सी बनाते थे, तो आप ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करते थे, तो सप्लायर से ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते थे, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है या रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम पड़ती थी। कम क्यों, वो डिस्काउंट दे देता था। अब मान लो आपने सी को बंद कर दिया, अब प्रोडक्ट ए और बी बनाते हो, कम यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हो, रॉ मटेरियल कम परचेज करते हो, तो सप्लायर ने अब डिस्काउंट देना आपको बंद कर दिया, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। सी को बंद करने के चक्कर में आपके प्रोडक्ट ए और बी की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह मिलना बंद हो गया आपको। तो ये भी क्या है, लॉस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस, सी को बंद करने का नुकसान। ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में तो ले लेंगे अपन। तो ए और बी ले लिया अपन ने, गेन ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस, लॉस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस। ए में से अपन ने बी लेस कर दिया, आ जाएगा नेट गेन या नेट लॉस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस। पॉजिटिव आता है मतलब बंद करने के आपको फायदे हो रहे हैं, बंद कर दो। नेगेटिव आता है मतलब बंद करने से नुकसान हो रहे हैं, कंटिन्यू रखो। मतलब एक क्या बोला, अगर गेन ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस, बंद करने से फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है तो बंद कर दो। दूसरा केस, अगर बंद करने से नुकसान ज़्यादा है, लॉस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ज़्यादा है, बंद करने से नुकसान ज़्यादा है और फायदे कम है, तो कंटिन्यू रखो। तो क्या करो, कंटिन्यू रखो। अब कंटिन्यू डिसकंटिन्यू डिसीजन में भी अपन कुछ अदर फैक्टर देखते हैं। अदर फैक्टर क्या क्या देखते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर 4-5 पॉइंट देखते हैं अपन। एक तो आप ये निकालो कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करते हो तो उससे बाकी प्रोडक्ट की सेल पे क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, बाकी प्रोडक्ट की सेल पे क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, ये भी आपको चेक करना है। जैसे मैंने बताया, आपने प्रोडक्ट सी को बंद कर दिया तो प्रोडक्ट ए की सेल आपकी कम हो गई, ये भी आपको चेक करना है। दूसरा, आपके कस्टमर से रिलेशन कैसे रहेंगे, ठीक रहेंगे या खराब हो जाएंगे। सप्लायर से आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, ठीक रहेंगे खराब हो जाएंगे, ये चेक करना है। एक एम्प्लॉय से रिलेशन कैसे रहेंगे, ठीक रहेंगे या बिगड़ जाएंगे, ये चेक करना है। एक टाइमिंग ऑफ शटडाउन, टाइमिंग या ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन भी देखना है कि कितने टाइम के लिए आप शटडाउन कर रहे हो। शटडाउन वाला केस है तो ऊपर वाला केस है, केस 1 है तो ये सारे पॉइंट, केस 1 आए या केस 2 आए, पूछे अदर फैक्टर है तो आपको दोनों में यही पॉइंट लिखने हैं, दोनों में यही पॉइंट लिखने हैं, दोनों के लिए पॉइंट कॉमन, दोनों के लिए पॉइंट है। याद कैसे करोगे, एसी सेट, ए फॉर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अदर प्रोडक्ट, सी फॉर कस्टमर रिलेशन, एस फॉर सप्लायर रिलेशन, ई फॉर एम्प्लॉय रिलेशन और टी फॉर टाइमिंग या ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन। ये आपका हो गया
कंटिन्यू डिसकंटिन्यू डिसीजन, और ये था सीवीपी एनालिसिस का अपन ने एप्लीकेशन देख लिया। सभी तरह की जो टोटल 6 डिसीजन मेकिंग है वो अपन ने देख ली। इसके बाद इसमें एक टॉपिक है सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आप सीवीपी एनालिसिस कैसे करोगे? देखो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ों में सीवीपी एनालिसिस अपन यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस निकालने में और एक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन निकालने में। तो प्रॉफिट निकालने में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, और एक कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस निकालने में। ये आपने सी इंटर में पढ़ रखा है। सी इंटर में चैप्टर होता था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, वो यहाँ बता रखा है। अब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे निकालते हो, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो सेलिंग प्राइस निकालते हो, सेलिंग प्राइस नहीं बोलते वहाँ पे, अपन टेकिंग बोलते हैं उसको, टेकिंग हायर फेयर पर यूनिट, वो कैसे निकालते हो? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सेलिंग प्राइस या कॉस्ट पर यूनिट वगैरह निकालते कैसे हो? सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल एक्सपेंस निकालने हैं। उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट निकालनी है एक तरीके से, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारी कॉस्ट लेनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एलोकेटेड इग्नोर कर दोगे, सारी फिक्स कॉस्ट यहाँ लेनी है। टोटल एक्सपेंस निकालने हैं स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। जितने भी क्वेश्चन में डाटा दे रखा है 3 मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का, जनरली अपन क्या करते हैं 1 ईयर का निकालते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जनरली 1 ईयर की कैलकुलेशन होती है, 1 ईयर के टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं अपन, सेम पीरियड के लिए यूनिट ऑफ सर्विस निकालते हैं, सर्विस की नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट की नंबर ऑफ यूनिट्स तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दिक्कत नहीं आती, प्रोडक्ट की नंबर ऑफ यूनिट्स होती है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालोगे? सर्विस इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है या नंबर ऑफ यूनिट होती है, कॉस्ट यूनिट, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अलग होती है। अलग कैसे होती है वो देखो आप। देखो, अगर होटल की इंडस्ट्री है तो होटल के केस में नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सर्विस क्या होंगी, मतलब आपका जो सर्विस है उसकी यूनिट्स कितनी होंगी, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट की यूनिट कितनी होंगी, क्या होती है होटल के केस में? पर रूम पर डे, जिसको अपन रूम डेज भी बोलते हैं, पर रूम पर डे। कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी रेट, नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी रेट आपका आ जाता है होटल के केस में। हॉस्पिटल के केस में क्या होगी? नंबर ऑफ यूनिट पर बेड पर डे, बेड डेज क्या होंगी? बेड डेज। बेड डेज कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ बेड को अपन वार्ड भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ बेड इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी रेट, नंबर ऑफ बेड इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी रेट। नंबर ऑफ बेड लेते हैं, मतलब कितने बेड थे उस हॉस्पिटल में, कितने दिन वो हॉस्पिटल ऑपरेट हुआ था, कितने दिन वो हॉस्पिटल चल रहा था पूरे साल में, नंबर ऑफ डेज इंटू कर देते हैं इंटू ऑक्यूपेंसी रेट, कितने लोगों ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा था, ऑक्यूपेंसी रेट देती है, एक एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट होती है 70%, 80%, 90% जो भी थी उससे इंटू कर देंगे। ये आ जाएगा हॉस्पिटल के केस में। ट्रांसपोर्ट के केस में 2 होते हैं, पैसेंजर एक गुड्स। पैसेंजर के केस निकालते हैं पर पैसेंजर पर किलोमीटर, नंबर ऑफ यूनिट क्या होती है? पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलती है? पैसेंजर्स की कितनी सीट्स है, ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा, ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़ के पैसेंजर्स की कितनी सीटें वो लेते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, जो भी बस वगैरह है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, वो डिस्टेंस पूरे साल में कितना ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस इंटू करते हैं, और ऑक्यूपेंसी रेट क्या रहने वाली है, कितनी सीट्स ऑक्यूपाई रहेंगी, 80%, 90%, उससे इंटू कर देते हैं। ये आ जाता है पैसेंजर किलोमीटर। गुड्स के केस में पर टन पर किलोमीटर निकालते हैं, टन किलोमीटर कैसे निकालते हैं? वेट इंटू डिस्टेंस, वेट इंटू डिस्टेंस आपका गुड्स के केस में आ जाता है। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस निकालते हैं, जैसे टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सर्विस। अपन ने टोटल एक्सपेंस निकाला, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सर्विस, आपका आ जाता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस। अब आपको टेकिंग पर यूनिट, हायर पर यूनिट, फेयर पर यूनिट, रेंट वगैरह पर यूनिट निकालना है। कैसे निकालोगे? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस निकाला, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, अपने आप आ जाएगा टेकिंग हायर फेयर पर यूनिट। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले टोटल एक्सपेंस निकाल लिया, उसमें टोटल प्रॉफिट ऐड कर दिया, टोटल टेकिंग आ गई, टोटल टेकिंग या टोटल सेल्स आ गई, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सर्विस। कॉस्ट क्या आ जाएगी? सीधी टेकिंग पर यूनिट आ जाएगी। सीधा भी निकाल सकते हो, या पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो। ऐसा नहीं कर सकते हो, कैसे भी करो, दोनों में सेम आंसर आएगा। इसके बाद देखा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं अपन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रेवेन्यू ले लो, रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, आपका आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। ये अपन ऑलरेडी देख रखा है, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस। अब इसके बाद अपन ने देखा था एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग। अपन ने सभी के क्वेश्चंस भी किए थे, टोटल क्वेश्चन कर लिए थे क्लास में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भी टोटल क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर लिए थे। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का था एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये क्या टॉपिक है ये और देख लेते हैं। तो देखो, डिसीजन मेकिंग में अपन ने अभी तक क्या देखा? फाइनेंशियल बेनिफिट देखा। अभी अपन ने देखा फाइनेंशियल बेनिफिट, अपन ने देखा मॉनेटरी बेनिफिट अगर आपको आता तो अपन उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे थे, और अगर लॉस होता तो रिजेक्ट कर रहे थे, या सेविंग्स ज़्यादा हो रही थी तो एक्सेप्ट कर रहे थे, सेविंग्स कम थी आपकी तो रिजेक्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे अपन। लेकिन ये बोलता है लास्ट टॉपिक कि आपको डिसीजन लेते वक्त एथिक्स और नॉन फाइनेंशियल बातों का भी ध्यान रखना है। एथिक्स और नॉन फाइनेंशियल बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज के जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज के ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मोरल ड्यूटी है सभी स्टेक होल्डर की केयर करने का। खाली ओनर्स की नहीं सोचना उनको, सभी स्टेक होल्डर की केयर करनी है। उनको एम्प्लॉय की भी केयर करनी है, कस्टमर की भी करनी है, गवर्नमेंट की भी करनी है, सोसाइटी की भी करनी है, सभी स्टेक होल्डर को खुश रखना है। तो आज के ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? फाइनेंशियल बेनिफिट तो देखना ही है, फाइनेंशियल के साथ साथ एथिक्स और नॉन फाइनेंशियल बातों का भी ध्यान रखना है। अपनी एथिक्स का और नॉन फाइनेंशियल बातों का भी ध्यान रखना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई एंटिटी एथिक्स और नॉन फाइनेंशियल बातें नहीं देखती, डिसीजन मेकिंग में खाली फाइनेंशियल बेनिफिट देखती है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट कमा लेगी, शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट कमा लेगी, लेकिन लॉन्ग रन में उसका प्रॉफिट हट हो जाएगा, लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट सस्टेन नहीं रह पाएगा। तो आपको क्या देखना है डिसीजन लेते हो? फाइनेंशियल तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ एथिक्स और नॉन फाइनेंशियल बातें भी आपको देखनी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था, एक पर्सन था अमन,
अमन जो सीए बन गया, जयपुर का है मान लो ये, इसके बाद 2 पैकेज आए थे, एक मान लो आसाम से आया था 14 lakhs का, और एक जयपुर का ही पैकेज था इसका 7 lakhs का। अब फाइनेंशियली तो क्या फायदेमंद है, आसाम वाला पैकेज फायदेमंद है, मॉनेटरी बेनिफिट में तो आसाम का 14 lakhs का पैकेज है, फायदेमंद है। लेकिन अमन को कुछ नॉन फाइनेंशियल बातें भी देखनी है। क्या देखनी है? अगर वो आसाम जाएगा तो उसको आसाम का खाना खाना पड़ेगा, वहाँ का ही खाना खाना पड़ेगा। लेकिन जयपुर रहता तो वो घर का खाना खा सकता है, घर का खाना खा सकता है, लेकिन आसाम में उसको बाहर का खाना खाना पड़ेगा। एक ये बात होगी। दूसरी बात, आसाम जाएगा तो घर वालों से कभी कभार साल में 1 आध बार मिल पाएगा। जयपुर रहता तो फैमिली के साथ रहेगा, फैमिली से आराम से रोज बातें वगैरह कर सकता है, फैमिली से रोज मिलेगा। अगला केस, उसकी मान लो प्रेमिका क्या है, जयपुर की है प्रेमिका भी, अगर आसाम चला जाता है तो प्रेमिका से भी साल में 1 आध बार मिल पाएगा। लेकिन जयपुर रहता तो क्या पता वीकली मिल पाए, वीकली उससे घूम पाए, उसके साथ घूम फिर पाए। इसके अलावा उसके फ्रेंड्स भी मान लो क्या है, अमन के जयपुर के हैं, उसके फ्रेंड्स भी क्या हैं, जयपुर के हैं। अगर वो आसाम चला जाता है तो फ्रेंड्स से भी वो साल में 1 आध बार मिल पाएगा। लेकिन जयपुर रहता है तो उनके साथ भी वीकली मिल सकता है। तो ये सब बातें भी अमन को देखनी है डिसीजन लेते वक्त। फाइनेंशियली तो आसाम बढ़िया है। अगर अमन क्या करता है, अमन खाली मॉनेटरी बेनिफिट देखता है, खाली फाइनेंशियल देखता है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट कमा लेगा, शॉर्ट टर्म में तो अच्छी इनकम कमा लेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो दुखी हो जाएगा। क्योंकि वो आसाम चला जाएगा, वहाँ ना उसकी प्रेमिका उसके साथ, ना उसकी फैमिली वाले उसके साथ, ना ही उसके दोस्त उसके साथ। तो लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और उसको फिर बाद में थक हार के धक्के खा के जयपुर आना पड़ेगा। तो अमन को डिसीजन लेते वक्त फाइनेंशियल तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ नॉन फाइनेंशियल बातें भी देखनी है। नॉन फाइनेंशियल बातें कंसिडर करके उसके बाद देखना है कि क्या बेस्ट है, उसके बाद देखना है क्या बेस्ट। खाली फाइनेंशियल देखेगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। यही बात यहाँ बता रखी है कि आपको भी डिसीजन लेते वक्त कुछ नॉन फाइनेंशियल बातें देखनी है। क्या क्या बातें देखनी है वो अपन देख लेते हैं, क्या क्या बातें देखनी है वो अपन देख लेते हैं। तो जो एथिकल और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन आपको देखना है डिसीजन मेकिंग में, कुछ पॉइंट बता रखे हैं, जो इंस्टीट्यूट ने पॉइंट बता रखे हैं, यही पॉइंट आपको लिखने, कभी इसका क्वेश्चन आ जाए। वैसे डिसीजन मेकिंग में जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी थियरी का कभी क्वेश्चन आ जाए, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन का आपको यही पॉइंट लिखने पड़ेंगे अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो क्या क्या पॉइंट है? पहला, गवर्नमेंट रेगुलेशन। आपको गवर्नमेंट रेगुलेशन देखनी है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन वायलेट तो नहीं कर रहे आप। मान लो आपके पास कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, स्पेशल ऑर्डर, उस पर आपको बेनिफिट हो रहा है, आपने उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन पता चला कि गवर्नमेंट ने उस चीज़ को एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है, उस चीज़ के एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है। अभी तो आपने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा लिया, मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी ठोक देगी, आपको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी आपको ध्यान देना है कि सारे लॉस और रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे नहीं तो पेनल्टी ठोक देगी और आपका जो प्रॉफिट है बाद में लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा, आपको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना है कि आपके डिसीजन से एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन अफेक्ट तो नहीं हो रहा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है नहीं है। मान लो आपने कोई ऑर्डर एक्सेप्ट तो कर लिया, अब उससे आप एम्प्लॉय से भयंकर काम करवा रहे हो, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो गई, उनसे आप दिन रात काम करवा रहे हो, वो दुखी हो गए, वो आपके अगेंस्ट में स्ट्राइक्स वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। प्रोटेस्ट वगैरह कर देंगे आपको बाद में लेने के देने पड़ सकते हैं। अगला, क्वालिटी भी देखनी है कि जो डिसीजन ले रहे हो उससे क्वालिटी तो खराब नहीं हो रही। मान लो आप मेक और बाई कर रहे हो, अभी तो आप मान लो प्लास्टिक के बाहर से परचेज करते थे या प्लास्टिक घर में बनाते थे, अब आप सोच रहे हो बाहर से सस्ता पड़ रहा है प्लास्टिक, बाहर से परचेज कर लेंगे, लेकिन पता चला कि बाहर से जो प्लास्टिक आएगा वो खराब क्वालिटी का आएगा, चीप क्वालिटी का आएगा। आप खराब क्वालिटी का प्लास्टिक आप अपने प्रोडक्ट को, मान लो आप पेन बनाते हो, पेन बनाने में यूज़ करोगे, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या बनेगी, खराब बनेगी। खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे, बाद में कस्टमर आपसे दुखी होगा, कहीं और चला जाएगा। तो क्वालिटी का भी ध्यान देना, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको नुकसान हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अगला है CSR। आपको CSR का भी देखना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उससे CSR के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रति जो जिम्मेदारी है पूरी हो रही है नहीं हो रही, ये भी आपको देखना है। अगला देख रहे हैं आपको कि जो डिसीजन ले रहे हो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो भी रिसोर्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अवेलेबल है या नहीं है। आपने हवा में पहले ही डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया, देखा कि बेनिफिट हो रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में पता चला रिसोर्स ही नहीं है, तो आपका बेनिफिट तो दूर की बात, क्योंकि आप सेल ही नहीं कर पाओगे तो बेनिफिट दूर की बात, दूसरा कस्टमर को कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको पहले ही क्या करना है, मटेरियल, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी को देखना है कि आपको उस डिसीजन को पूरा करने के लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं। अगला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखना है कि आपके डिसीजन से कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं देखते तो आपको बाद में लेने के देने पड़ सकते हैं। अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर देखने हैं कि आपके डिसीजन से पोल्यूशन वगैरह, डिफॉरेस्टेशन वगैरह तो नहीं हो रहा। पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन करोगे तो जो एनवायरमेंट वाले होते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो एनवायरमेंट का ज्ञान देने वाले होते हैं, वो आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर देंगे। तो दिवाली पे आते हैं, न्यू ईयर पे नहीं आते, जो कि पटाखे मत जलाओ दिवाली पे, नहीं तो पोल्यूशन फैलता है। न्यू ईयर पे नहीं बोलते, वो खाली दिवाली पे बोलते हैं। वो एनवायरमेंटलिस्ट आपके अगेंस्ट में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे। ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर देंगे, और फिर प्रोटेस्ट कर देंगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगवा देंगे, गवर्नमेंट से आपकी शिकायत कर देंगे। अगला है ह्यूमैनिटी वैल्यूज एंड बिजनेस एथिक्स। आपको अपने बिजनेस एथिक्स का भी ध्यान देना और ह्यूमैनिटी वैल्यूज, इंसानियत का भी ध्यान रखना है। इंसानियत का ध्यान रखना है और बिजनेस एथिक्स, कुछ गलत काम नहीं करना, आपको रिश्वतखोरी नहीं करनी, कुछ गलत काम नहीं करना। बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग और ह्यूमैनिटी वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो ठीक है, और कोई डिसीजन आप एक्सेप्ट करते हो जिसमें आप
अनएथिकल काम कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में बाद में लेने के देने पड़ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट थे, याद कैसे करोगे? GEQ कैश, GEQ कैश, GEQ CACH, G फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन, E फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, Q फॉर क्वालिटी, C फॉर CSR, A फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, C फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, E फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर्स और H फॉर ह्यूमैनिटी वैल्यूज एंड बिजनेस एथिक्स। इस अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हो। ये इसकी हेडिंग है, ये अंदर के कीवर्ड है। हेडिंग तो एज होनी चाहिए, अंदर के कीवर्ड आप ऊपर नीचे करोगे तो भी चलेगा। अगला है, अगर आप इन फैक्टर को कंसीडर करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, इन फैक्टर को कंसीडर करते हो तो क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको? एक तो आपका प्रॉफिट लॉन्ग रन में सस्टेन हो जाएगा, प्रॉफिट लॉन्ग रन में सस्टेन हो जाएगा। दूसरा, आप अपने अगेंस्ट में बैड पब्लिसिटी को अवॉइड कर पाओगे और अपनी ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तीसरा, आप फ्यूचर में होने वाले अपने अगेंस्ट में लीगल एक्शन को रोक पाओगे, आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन फ्यूचर में नहीं होंगे। और लास्ट है, अगर आपका ऑपरेटिंग एनवायरमेंट एथिकल हो जाता है, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट अगर आपका एथिकल हो जाता है तो एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड होंगे, एम्प्लॉइज भी मोटिवेटेड रहेंगे, एम्प्लॉइज भी अच्छा फील करेंगे। ये इसके कुछ बेनिफिट बता रखे हैं। ये था ये चैप्टर अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार अपन स्टडी मैट और देख लेते हैं, स्टडी मैट में क्या दे रखा है ये और देख लेते हैं एक बार अपन। इस चैप्टर की डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, क्या क्या दे रखा है एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं। देखो डिसीजन मेकिंग चैप्टर में सीवीपी एनालिसिस दे रखा था। सीवीपी एनालिसिस में एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस, मतलब एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक पॉइंट वो बता रखा था। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सीवीपी एनालिसिस कैसे करते हैं ये अपन ने देख लिया पूरा। जस्ट इन टाइम वाला अपना जीआईटी वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर हो चुका। जो जीआईटी में यहाँ कुछ नहीं बता रखा उसके बारे में, एक लाइन लिख रखी है, वहाँ अपन ने जीआईटी पढ़ा, वहाँ पूरा कवर हो चुका। इसके अलावा चैप्टर 3 में अपना जीआईटी में कवर हो चुका वो। इसके अलावा अपन ने देखा डिसीजन मेकिंग, आउटसोर्सिंग देखा, सेल ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग देखा, मिनिमम प्राइसिंग देखा, की ऑर्डर देखा, स्पेशल प्राइस ऑर्डर देखा, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन देखा, एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन देखा। मतलब पूरा चैप्टर ये अपन ने कवर किया। सबसे पहले अपन ने सीवीपी एनालिसिस देखा था, सीवीपी एनालिसिस का पूरा बेसिक समझा था अपन ने। बेसिक में कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखी थी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट यहाँ नहीं बता रखी क्योंकि वो इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है कि आपने सीए इंटर में पढ़ रखी है। यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बता रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया है। इंस्टीट्यूट ये भी अज्यूम करता है कि कंट्रीब्यूशन वगैरह भी आपने सीए इंटर में सीख लिया। ब्रेक इवन के बाद एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट अपन ने देखा था। इसमें क्वेश्चन वगैरह मैंने टोटल आपको क्लास में करवाई दिए थे। फिर सीवीपी एनालिसिस अपन ने एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का देखा था अपन ने एंड में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भी सारे क्वेश्चन अपने क्लास में कर लिए थे। फिर डिसीजन मेकिंग स्टार्ट की थी अपन ने। एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन देखे थे अपन, एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन ये अपन ने देख लिए थे। और अब डिसीजन मेकिंग अपनी यहाँ से इसमें स्टार्ट हुई थी, ये रे आउटसोर्सिंग डिसीजन देखा पूरा डिटेल में। आउटसोर्सिंग मतलब मेक और बाय डिसीजन, इसको मेक और बाय डिसीजन बोलते हैं। सेल ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन देखा, मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन देख लिया अपन ने, कीप और ड्रॉप डिसीजन देख लिया, कीप और ड्रॉप, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू डिसीजन। इनके क्वालिटेटिव फैक्टर सबके देखते गए थे, जिन जिन डिसीजन के दे रखे आपके मॉड्यूल में या क्वेश्चंस वगैरह में दे रखे हैं सबके देख लिया अपन ने। टोटल आपके क्वेश्चंस कवर कर लिए, टोटल अपन ने मॉड्यूल के टोटल टॉपिक्स कवर कर लिए। स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन देखा अपन ने, ये प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन देखा। ये क्वेश्चन मैंने सारे करवाई दिए थे। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं, इक्वेशन से कैसे सोल्व करते हैं इसको, ये मैंने सिखाया था आपको पूरा डिटेल में। ये था आपका चैप्टर जो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थियरी कम है और मिनिमम 20 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।